प्योरलैंड किंगडम के अंदर घुस जाने के बाद जो नेदर एबेसिस के लोग प्योरलैंड किंगडम के सोल्जर्स के ऊपर हमला कर कर उन्हें जान से मार देना शुरू कर देते हैं। जिस चीज को देखने के बाद जो किंग और जो प्रिंस है वो बाहर निकल कर उन सारी चीजों को देख लेते हैं और जो किंग है वो काफी तेजी के साथ और नेदर एबेसिस के लोगों के पास जाकर उनसे कहते हैं क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे किंगडम के अंदर घुसकर इस तरह से तबाही मचाने की। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो चारों के चारों कल्टीवेटर्स है और ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम पर आखिर ये लोग कौन है और आखिर वो किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये लोग जिस सेक्ट से भी बिलोंग करते हैं उसे कोई मामूली सेक्ट नहीं होगा। इतना सोचने के बाद जो किंग है वो प्योरलैंड किंगडम के लोगों से कहती है कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो हमारे सेंट्रल रीजन के अंदर है। अगर तुम लोग यहाँ पर से नहीं निकल कर चले गए तो जो बुद्धिस्ट लोग है वो आकर तुम्हें खत्म करना शुरू कर देंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो नेदर एबेसिस के लोग है वो किंग से कहती है कि क्या तुम हैंगिंग टेम्पल के बारे में बात करो, उसे को तो हमने कब का ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस चीज को सुनने के बाद जो किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस बात को सुनने के बाद जो नेदर एबेसिस के लोग किंग से कहते हैं कि हालांकि हमें मानते हैं कि वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे लेकिन उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी कि वो हमें हरा पाए। इतना कहने के बाद वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए किंग के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन जो किंग है वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाते हैं, उनके हर एक हमले से बचता जा रहा था। और अपने किंग को इतने ज्यादा परेशानी में देखने के बाद जो प्रिंस और जो प्रिंसेस होती है उनकी काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है कि तभी जो किंग है वो चिल्लाती है उन लोगों से कहती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, जितना तुम दूर जा सकते हो उतनी दूर तुम चले जाओ। किंग की बात सुनने के बाद जो नेदर एबेसिस के लोग होते हैं उनमें से एक जो होता है वो बाकी के लोगों से कहता है कि यहाँ पर से कोई भी जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो बचे हुए तीन लोग हैं वो काफी तेजी के साथ जो प्रिंस और जो प्रिंसेस है उनके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जिन्हें अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो प्रिंस है वो जल्दी से एक उड़ने वाली कालीन निकाल कर उस उड़ने वाले कालीन के ऊपर बैठकर काफी तेजी के साथ वहां पर से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास आ जाते हैं ताकि वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां पर से दूर चले जाए। लेकिन वो लोग उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को क्रॉस कर पाए उससे पहले जो नेदर एबेसिस के लोग हैं उनके ऊपर हमला कर उनका जो उड़ने वाला कालीन होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से वो काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। जिस चीज को देखने के बाद जो फर्स्ट प्रिंस और जो सेकंड प्रिंस होता है वो प्रिंसेस को उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर फेंकते हैं, उससे कहते हैं कि तुम सबसे पहले यहाँ पर से निकल जाओ। जिस चीज को देखने के बाद जो प्रिंसेस को काफी ज्यादा चौंक जाती है कि तभी पीछे से जो नेदर एबेसिस के लोग हैं वो आकर जो सेकंड प्रिंस है उसे वहीं पर ही जान से मार देते हैं। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के बाद जो प्रिंसेस है वो अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। और देखते ही देखते जो प्रिंसेस है वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब हमें पता नहीं है कि आके प्रिंसेस कहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुकी है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो नेदर एबेसिस का जो आदमी होता है वो लगातार किंग के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन जो किंग है वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाती है, उसके हर एक हमले से बचते जा रहा होता है। और उन लोगों के हमले से बचते हुए जो किंग है उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग क्या चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो नेदर एबेसिस के लोग है वो कहते हैं कि हम इस दुनिया के ऊपर राज करना चाहते हो, जैसे ही तुम हटोगे वैसे ही तुम्हारे प्योरलैंड किंगडम के ऊपर हम राज करना शुरू कर देंगे। इतना कहने के बाद जो नेदर एबेसिस के लोग है वो किंग को भी वहीं पर ही जान से मार देते हैं। फिर वो असिसिन चेनों में प्योरलैंड किंगडम के किंग के पैलेस के काफी ज्यादा गहरे हिस्से का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्टार गेट होता है, जिस स्टार गेट के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक डीमन का जो पैर है वो बाहर निकलता है। फिर हमें सीधा 4 महीनों के बाद एक फ्लाइंग शिप के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लाइंग शिप के ऊपर वही सारी बातें चल रही होती है कि जो नेदर एबेसिस के लोग हैं कहीं पर पे हमला कर उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। जिन सारी बातों को ली उजी भी सुन रहा होता है, जिन बातों को सुनने के बाद जो ली उजी परेशान होती हुए कहते हैं कि हमने हैंगिंग टेम्पल को छोड़ा ही भी नहीं तब तक इतनी सारी चीजें हो रही है। इतना सोचने के बाद जो ली उजी वहां पर एक छोटी बच्ची के पास एक न्यूज़पेपर को खरीद कर वापस से कुनपेंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कुनपेंग के ऊपर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हम के हाथों से काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मसाज ले रहा होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो ली उजी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर जैसा आपने कहा था मैं न्यूज़पेपर को लेकर आ चुका हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर ली उजी से कहता है कि क्या ऐसी कोई चीज हुई है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो हैंगिंग टेम्पल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो प्योरलैंड किंगडम है उसके ऊपर जो
नेदर एबेसिस के क्रीचर उन्होंने कब्जा कर लिया है। हैंगिंग टेम्पल के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर का काफी ज्यादा चौंक जाता है। और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर का सामने ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सच में नेदर एबेसिस ये सारी चीजें कर रही है या फिर ये सारी अफवाही है। लेकिन अगर सच में नेदर एबेसिस ये सारी चीजें कर रहे तो नेदर एबेसिस के पास कोई ना कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो कि सारी प्लानिंग करते हुए ये सारी चीजें कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले हैंगिंग टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना, फिर प्योर लैंड किंगडम के ऊपर कब्जा करना, ये कोई मामूली बातें नहीं। इस जैसे प्लानिंग बनाने के लिए कई दिनों का समय लगता है। और इसके अलावा मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर नेदर एबेसिस के लोगों ने हैंगिंग टेम्पल को क्यों डिस्ट्रॉय किया होगा, क्योंकि जो हैंगिंग टेम्पल का एबट था वो नेदर एबेसिस से जुड़ा हुआ था। उसने ही जो नेदर एबेसिस के प्लानिंग है उसको सारी दुनिया के सामने लाया था, जिसके वजह से जो नेदर एबेसिस के लोग है वो उस एबट और हैंगिंग टेम्पल के ऊपर गुस्सा हुए होंगे, जिसके वजह से उन्होंने हैंगिंग टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया होगा। लेकिन आखिर उन्होंने प्योर लैंड किंगडम के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा क्यों कर लिया। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजे हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या ये सब स्टारगेट से जुड़ा हुआ होगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सारी चीजें जरूर स्टारगेट से जुड़ी हुई होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्योरलैंड किंगडम की जो रॉयल फैमिली उनके पास भी एक स्टारगेट जरूरी होगा। जो नेदर एबेसिस के लोग वो ईस्टर्न रीजन के ऐसे सेट के साथ काम कर रहे हैं जो लोग टारगेट को खोल सकते हैं या फिर उससे ट्रेवल कर सकते हैं। फिर जो ली उजी वो आगे कहता है कि फ्लैगशिप के अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के वजह से कई जगह पर जो ईस्टर्न रीजन के क्रीचर्स है उन्होंने हमला कर दिया। वहां पर के जो लोग है वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो नेदर एबेसिस के क्रीचर है वो इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। फिर जो ली उजी वो आगे न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए काफी ज्यादा चौंक जाता है। कहता है कि डिजोलेट प्रोविंस और जो जुआनटियान सेक्टर वो दोनों ही काफी बड़ी मुसीबत में है। और अभी हम जिस जगह पर है, उस हिसाब से जो जुआनटियान सेक्टर काफी ज्यादा दूर है। यहाँ तक कि हमारा जो वॉइस ट्रांसमिशन जेड है वो भी काम नहीं कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से डिजोलेट प्रोविंस की तरफ निकलने के लिए ऑर्डर दे देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने रैंडमली चेक इन मिशन को ट्रिगर किया है। आपको जल्दी से जल्दी द डिजोलेट प्रोविंस है वहां पर जाकर चेकिंग करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको एक डिवाइन एबिलिटी मिलेगी जिसका के नाम धर्मा हेवन एंड अर्थ है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं अभी भी यही सोच रहा था कि सांप को उसके बिल से कैसे बाहर निकालने के लिए लुभाया जाए, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो सांप है वो खुद ही चलते फिरते मेरे दरवाजे पर आएगा। चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुम किस तरह के हो। फिर वहां से सीन चेंज होकर में डिजोलेट प्रोविंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोन क्लैन नाम का जो क्लैन होता है वो जो कल्टिवेटर्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे जो जुआनटियन सेट की फेरिजा होती है उसे भी कैद करके रखा होता है। बोन क्लैन ने जुआनटियन की जो जाव है उसे पकड़ के रखा। ये बच आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। फिर हमें जाव को दिखाया जाता है जैसे कि बोन क्लैन ने एक जगह पर पकड़ के रखा होता है। ये जो जाव होती है वो जुआनटियन सेट की जो लेडी पिक मास्टर है उसकी डिसाइपल होती है, जो कि अभी के समय के लिए डायटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम के पीक पर होती है। फिर जावलिंगर के पास बोन क्लैन का जनरल आते हुए उससे कहता है कि पूरे के पूरे डिजोलेट प्रोविंस के अंदर तुम्हारा एकलौता जुआनटियन सेट है जो कि काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी करता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं मेरी सारी की सारी फोर्सेस को गैदर करते हुए तुम्हारा जो जुआनटियन सेट है उसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जनरल की ये बात सुनने के बाद जो जावलिंगर होती है वो जनरल से कहती है कि अगर जुआनटियन सेट की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा तो जो पिक लॉर्ड ए वापस आ जाने के बाद तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन को तबाह कर देंगे। जावलिंगर की ये बात सुनने के बाद जो जनरल है जावलिंगर से कहता है कि क्या तुम उस सफेद बालों वाले डेमन के बारे में बात कर रहे हो, वो अभी तक वापस नहीं आया है। इसका ये मतलब है कि छुप कर कहीं पर बैठा होगा, और अगर वो वापस आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है तो आखिर वो हमसे बदला लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इतना कहने के बाद वो जो जनरल जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दो बोन्स को जो जावलिंगर होती है उसके दो कंधों के अंदर चुबा देता है, जिस वजह से उसके कंधों के अंदर से काफी ज्यादा खून बाहर निकलने लगता है। और अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर भी कुछ न करने की हिम्मत ना होने की वजह से जो मूवी माउंटेन सेट का जो पैट्रियार्क है वो वहीं पर घुटनों पर बैठ जाता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा सीनियर, मैं अभी
यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं असमर्थ हूँ। जिन लोगों को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखने के बाद जो जनरल है वो कहता है कि इन सारे लोगों को चुप करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ पर चारों तरफ इस लड़की के जो दर्द भरी चीख है वो गूंजनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो जो जनरल है और भी ज्यादा जो जाओलिंगर उसे टॉर्चर करने लगते, जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो मूवी माउंटेन सेट का जो पैट्रियर्क होता है वो कहता है कि आखिर पिक लॉर्ड ए आप कहाँ पर है? आपकी डिजोलिट प्रोविंस को जरूरत है, जल्दी से आप आइए। और हमें जाओलिंगर को दिखाया जाता है इतना ज्यादा टॉर्चर हो जाने के बावजूद भी अपने मुंह से बिल्कुल भी आवाज न निकालता हुआ देखने के बाद जो जनरल है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपनी मौत को देखने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अभी तुम्हारी मौत को दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद जो जनरल है जाओलिंगर को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग के साथ पहुंच जाता है और कुनपेंग के प्रेशर को महसूस करने के बाद जो जनरल है वो काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये कौन है? इसका ऑरा इतना ज्यादा है कि उसने मुझे भी सप्रेस कर दिया है। जिस ऑरा को महसूस करने के बाद वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते और कहते हैं कि ये तो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम का ऑरा है, क्या यहाँ पर डेमन एम्परर आ चुका है? सबसे पहले तो बोन क्लैन ने यहाँ पर इन्वेजन करके हम सब लोगों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाए, अब डेमन एम्परर भी यहाँ पर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे? वे सब के रोते की तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हीरोइक एंट्री वहां पर ले लेता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो जाओलिंगर है वो कहती है कि आखिर ये आप है, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी ऑरा का इस्तेमाल करते हुए जो जाओलिंगर है उसे कैद से आजाद करते हुए उसे अपने करीब कर लेता है। अपने करीब कर लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जिस बात को सुनने के बाद जो जाओलिंगर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि पिकलॉर्ड ये तो मैं हूँ जाओलिंगर, मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मेरा जो हुलिया है पूरी तरह से बदल चुका और मैं काफी ज्यादा बड़ी भी हो चुकी हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद जो जाओलिंगर है वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, जिसे शर्माता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा तरह से सदमे में चला जाता है। उसे कहता है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रही हो? इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जाओलिंगर को सबसे पहले तो हील करने लगता है, क्योंकि उसकी जो इंजरी होती है वो काफी ज्यादा गहरी होती है। अगर उसे ठीक समय पर हील नहीं किया गया तो जो जाओलिंगर है उसको मौत का भी खतरा हो सकता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो बोन क्लैन के मेंबर्स होते हैं उनके रूह कांप जाती है और वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन लोगों से कहता है कि अब समय आ चुका है कि तुम लोगों के साथ थोड़ा सा हिसाब बराबर कर लिया जाए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर आसमान में जाते हुए अपने काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करते हुए जो बोन क्लैन के जनरल होता है उससे कहता है कि तुम्हें पता थी ना ये सारी जगह मेरे प्रोटेक्शन के अंदर है, तो फिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की? इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने प्रेशर को रिलीज करने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के प्रेशर की वजह से जो ब्लोन क्लैन का जनरल होता है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अपने सामने अपने मौत को देखने के बावजूद भी जो बोन क्लैन का जनरल होता है उसके अंदर से घमंड थोड़ा भी कम नहीं हुआ होता। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरे क्लैन का जो किंग है वो यहाँ पर देख रेख करने के लिए आने वाला है, अगर तुम कुछ भी ना समझो वाली बात करोगे तो तुम मारे जाओगे, जिसकी वजह से मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर दो ताकि तुम जिंदा रह पाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने हाथों के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए जो जनरल है उससे कहता है कि इस दुनिया के अंदर ऐसा अभी तो कोई भी पैदा नहीं हुआ है जो कि मुझसे टक्कर ले सके। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर जनरल के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जनरल काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके आगे कुछ कर पाता उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर का हमला कर उससे टकरा जाता है, उसकी जो मौत है वो वहीं पर ही हो जाती है। जनरल को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर बचे हुए जो बोन क्लैन के मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से देखते हुए उनसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जितने भी छेद है उन सारे छेद को खुला करके सुनो, डिजोलेट प्रोविंस के ऊपर अगर तुम लोगों ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसके 7 पीढ़ियों को खत्म कर दूंगा और शुरुआत तुम्हारे बोन क्लैन से होगी। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये धमकी सुनने के बाद जो बोन क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। फिर हमें कुनपेंग के ऊपर ली उजी और होंग को दिखाया जाता है जो कि नीचे जो कुछ भी हो रहा होता है वो सारी चीजें देख रहे होते हैं। जिन चीजों को देखने के बाद जो ली उजी वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि डिजोलेट प्रोविंस के अंदर मेरे जो मास्टर इतने ज्यादा पॉपुलर होंगे। फिर जो मूविंग माउंटेन सेट का जो लीडर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर हम भी बोन क्लैन के खिलाफ आपके साथ खड़े होकर लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम है, कि आप हमें कुछ ज्ञान की बातें बता सकते हैं जिन ज्ञान की बातें पाकर
जाकर हमारा जो कल्टीवेशन है वो आगे बढ़े। और साथ ही में जो लिंगर है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर से कही थी कि इन लोगों ने बिल्कुल सही कहा, मैं कई समय से डायटी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पर अटकी हुई हूँ। अगर आपने कुछ ज्ञान की बातें बता दी तो मुझे भी लेवल अप करने का एक मौका मिल सकता है। उन लोगों की ये बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि आखिर मैं कल्टीवेशन के बारे में क्या जानता हूँ, लेकिन ये सारे लोग मेरी तरफ काफी ज्यादा उम्मीद भरी नजर से देख रहे। अगर मैं इन्हें कुछ नहीं बताता तो मेरा जो यहाँ पर बनाया हुआ ओहदा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको जो मिशन मिला था चेक इन करने का मिशन कंप्लीट हो चुका है, क्या आप रिवॉर्ड लेना चाहेंगे। सिस्टम की ये बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम के ऊपर भड़क के उससे कहता है कि क्या तुम चुपचाप से रिवॉर्ड नहीं दे सकते थे, तुमने देख नहीं पा रहे हो कि मैं किस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा गुस्से में देखने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आप शांत हो जाए, इतना भी ज्यादा गुस्सा मत होइए, पहले तो अभी चेक इन के रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर ले, बाद में मैं आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन दूंगा जिसका कि नाम स्पोकन ट्रूथ होगा, जो कि अभी की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी मदद करेगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, सिस्टम से कहता है कि अभी तुमने अच्छी बात की ना, चलो जल्दी से मुझे रिवॉर्ड दे दो। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर को सबसे पहले चेक इन मिशन का जो रिवॉर्ड होता है सुप्रीम डिवाइन एबिलिटी धर्मा हेवन एंड अर्थ वो दे देता है, जिसके के अंदर अगर हमारा मेन कैरेक्टर उस एबिलिटी को इस्तेमाल करता है तो हमारे जो मेन कैरेक्टर का जो हाइट है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, काफी ज्यादा, यहाँ तक कि उसकी जो बाकी के एबिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएंगी। चेक इन रिवॉर्ड को दे देने के बाद जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को स्पोकन ट्रूथ फंक्शन भी दे देता है, और ये जो फंक्शन है वो 2 मिनट तक चालू रहेगा, और 2 मिनट के अंदर चाहे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी कहे, चाहे हमारा मेन कैरेक्टर भोजपुरी गाना गाए या फिर इंग्लिश गाना गाए, वो भी सामने वाले के लिए इनलाइटमेंट की तरह ही होगा। जिस चीज को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, सिस्टम से कहता है कि क्या सच में मैं जो कुछ भी कहूंगा कुछ भी कहूंगा तो वो इन लोगों के लिए इनलाइटमेंट की तरह होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल, चाहे आप यहाँ पर भोजपुरी गाना क्यों ना गा ले तब भी लोगों को इनलाइटमेंट की तरह ही होगा। सिस्टम के बाद सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक अच्छा सा भोजपुरी गाना गाकर उन लोगों को इनलाइटन करने के मुंह से भोजपुरी गाना सुन लेने के बाद उन लोगों को काफी ज्यादा इनलाइटमेंट मिलती है, यहाँ तक कि जो मूवी माउंटेन सेट का जो लीडर और जो जाओलिंगर होते हैं उनका तो लेवल अप भी हो जाता है, यहाँ तक कि वहाँ पर जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते हैं उनका भी काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो ली उजी और जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जो ली उजी वो कहता है कि मास्टर के कुछ कह देने की वजह से यहाँ पर की काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। सब लोगों को गाना सुना देने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर मूविंग माउंटेन सेट के लीडर है उससे कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम लोगों का ब्रेक थ्रू हो चुका है, तो मुझे बताओ कि आखिर नेदर एबेसिस की जो आर्मी वो जगह कहाँ पर है। जिस बात को सुनने के बाद जो मूविंग माउंटेन सेट का जो लीडर होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि पिक लॉर्ड चलो मैं आपको वहां तक लेकर चलता हूँ। और जो लिंगर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मुझे मेरे पिताजी की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, इसीलिए सबसे पहले मैं स्टेट ऑफ व्यू में जाकर उनसे मिलना चाहूंगी। अगर अब तक भी आपको जाओलिंगर के बारे में याद नहीं आया तो कई एपिसोड्स पहले हमारा मेन कैरेक्टर एक किंगडम में गया तो उसी किंगडम के किंग की बेटी है जाओलिंगर, जिसे क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि उसने जॉन टियानसेट का एक डिसाइपल बनने की मांग रखी थी, और हमारा मेन कैरेक्टर उसे वहां पर से लेकर जो जॉन टियानसेट की लेडी पिक मास्टर उसका एक डिसाइपल बना दिया था। लिंगर की ये बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिंगर से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जा सकती हो। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर को पेन के ऊपर बैठकर और बाकी के जितने भी कल्टीवेटर्स है वो काफी तेजी के साथ जो नेदर एबेसिस की आर्मी जहाँ पर है उस जगह के लिए निकल जाते, और वो जाते समय इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो वहां पर जाकर सिर्फ तबाही मचाकर जो नेदर एबेसिस के क्रीचर्स है उन्हें काट पीट कर पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। फिर वहां से सीन चेंज होकर में ईस्टर्न रीजन के डिजोलिट प्रोविंस के ग्रीनस्टोन रिच व्हाइट बोन पैलेस यानी कि जो बोन क्लैन है उस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बोन क्लैन का किंग होता है वो अपनी सारी प्लानिंग बता रहा होता है, जिसे जानकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ही समय के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आएगा और इसका सर इसके दर से अलग कर देगा। और हाँ, बोन क्लैन के अंदर सिर्फ ये एकलौता किंग नहीं है बल्कि और 5 किंग है जिन्हें कि वो वहां पर बुला लेते, उसके बुलाने के साथ ही वहां पर बोन क्लैन के और भी 5 किंग पहुंच जाते हैं, जो कि वहां पर आ जाने के बाद बस यही बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस ईस्टर्न रीजन के ऊपर कब्जा करेंगे, किस तरह से वो जुआन टियानसेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा धमाकों की आवाजें आने लगती है, जिन आवाजों को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि तभी एक जो उनका मेंबर होता है वो दौड़ते
वो उनके किंग की तरफ आते हुए उनसे कहता है कि किंग किंग एक बुरी खबर है, काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आया है। इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले वहां पर कोई तो काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिस चीज को देखने के बाद जो बोन क्लैन का एक किंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि पैनिक मत करो, जल्दी से बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए धर्मा फॉर्म्स को वहां पर डिप्लॉय कर दो। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर के जितने भी लोग हैं वहां पर बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हो। जो धर्मा फॉर्म्स होते हैं उन्हें भी वहां पर डिप्लॉय कर देते हो। जो धर्मा फॉर्म्स होते हैं वो ऑरा से बने हुए किसी तरह के क्रीचर्स होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ली उजे आते हुए जो बोन किंग्स होते हैं उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम डिजोलेट प्रोविंस के दरवाजे पर आकर वहां पर के लोगों को ह्यूमिलेट कर कर आसानी से जा सकते हो? अब जो कि तुम हमारे दरवाजे तक आए ही थे तो फिर हम क्यों पीछे हटे? हम भी तुम्हारे दरवाजे तक आ ही चुके हैं, तो हम तुम्हें तबाह कर कर ही यहाँ पर से जाएंगे। इतना कहने के बाद जूली उजी उनके धर्माफॉर्म्स के ऊपर हमला कर कर उनके जो धर्माफॉर्म्स है उन्हें वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ली उजी वहां पर कहाँ पर रुकने वाला था, वो सीधा उन किंग्स के ऊपर हमला कर देता है। ली उजी का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से वो जो किंग्स है वो घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभालते हुए ली उजी की तरफ देखने लगते हैं और उसके ऑरा को महसूस करते हुए कहते हैं कि तो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंटलम का ऑरा है। और हमें ली उजी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनके सामने अपने ऑरा को रिलीज करते हुए खड़ा होता है। फिर वो जो किंग्स होते हैं वो भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए हवा में उड़ने लगते हैं। उड़ते हुए हमारे ली उजी से कहते हैं कि क्या तुम वही एजुलियन हो? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो ली उजी है उनसे कहता है कि नहीं, मैं एजुलियन नहीं बल्कि बस उनका एक मामूली सा डिसाइपल हूँ। जिस बात को सुनने के बाद उन्हीं में से किंग जो है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि क्या बस एक डिसाइपल एजुलियन का डिसाइपल भी ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम पर है? और जो दूसरा किंग होता है वो गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई एक छोटे से डिसाइपल को हमसे निपटने के लिए भेजने की? लेकिन हमें ली उजी को दिखाया जाता है जिसे कि समय बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिस वजह से वो काफी तेजी के साथ और काफी ज्यादा पावरफुल हमला उनके ऊपर कर देता है। जिस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद वो जो किंग्स है वो साथ में मिलकर अपने सामने एक फॉर्मेशन को सेटअप कर लेते हैं ताकि वो ली उजी का हमले को रोक पाए। हालांकि वो ली उजी के हमले को रोकने में थोड़े से कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन ली उजी का हमला काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उनका जो फॉर्मेशन है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ली उजी के हमले के इम्पैक्ट की वजह से जो किंग है वो भी घसीटते हुए पीछे चले जाते हैं। उन किंग को अमली उजी के सामने कमजोर पड़ता हुआ देखने के बाद वहां पर आए हुए बाकी के जितने भी कल्टीवेटर्स है उन्हें मारने के लिए सीधा उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो बोन किंग है किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने लगता, आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि उसके हमले की वजह से मैं काफी ज्यादा इंजर हो चुका हूँ, जिसके वजह से मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ और इसी मौके का फायदा ये सारी चीटियां उठाकर मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तभी हमें मूविंग माउंटेन सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोन किंग के कमांडर को बीच में से चीर देता है। उसे खत्म कर देने के बाद वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पर्सनली बोन क्लैन का जो कमांडर है उसे अपने हाथों से खुद मारूंगा। फिर उन्हीं में से एक जो बोन किंग है वह मल्ली उजी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि सच में एजुलिन का जो डिसाइपल है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट के कल्टीवेटर को साथ में लेकर भी हम उसके हमले को रोक नहीं पाए। फिर जो ली उजी उन किंग का मजाक उड़ाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम जैसो कचरों के हाल खत्म करने के लिए मेरे मास्टर को नीचे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो अकेला तुम्हारे लिए काफी हूँ। ली उजी के बात सुनने के बाद उन्हीं में से एक जो बोन किंग है किसी तरह की पिल को खाते हुए ली उजी से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो। और जैसे वो बोन किंग उस पिल को खा लेता है वैसे उसका जो ऑरा है और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उसका एक जो हाथ है वो पूरी तरह से कंकाल में चेंज होता है और उसी कंकाल से वो ली उजी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ली उजी जो है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके कंकाल को चीरना शुरू कर देता है। लेकिन तब हमें उस बोन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बोन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक जिसका के नाम बोन प्रिजन होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से वहां पर कई सारे हड्डियां आ जाती है जो कि चारों तरफ से जो ली उजी उसे घेर लेते हैं। लेकिन हमें ली उजी को दिखाया जाता है जो कि इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता बल्कि वो अपनी मैड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जो ली उजी वो पूरी तरह से बजक हो जाता है, उसकी जो पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से वो लगातार इधर उधर शॉर्ट स्ट्राइक मारते हुए उनका जो बोन प्रिजन होता है उसे वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और हमें ली उजी को दिखाया जाता है जो कि मैड डीमन टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से पूरी तरह से बजक हो चुका होता है, इसीलिए वो मुस्कुराते हुए जो बोन किंग होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हड्डियां टूटने की आवाजें सुनना चाहता हूँ। लेकिन तभी हमें इस बोन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने किसी और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा ऑरा से बनी हुई इमेज तैयार कर लेता है, उस इमेज से हमारे ली उजी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमें ली उजी को
दिखाया जाता है, जो कि और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़कर उसके इमेज के ऊपर हमला कर देता है। ली उजी के हमले की वजह से बोन किंग की जो इमेज है वो तो डिस्ट्रॉय होती ही होती है, लेकिन जो बोन किंग है उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। हमें आपको एक बात बताना भूल चुका हूँ, यहाँ पर जितने भी बोन किंग है वो एक दूसरे के भाई, और अपने भाई को इस तरह से चोट लगता हुआ देखने के बाद जो दूसरा बोन किंग है उसके पास आकर उसकी काफी ज्यादा फिक्र करने लगता है कि तभी जो पहले वाला बोन किंग है वो अपने पास से किसी और पिल को बाहर निकाल कर उसे खाने लगता है, और खाते हुए उसे कहता है कि जल्दी से जो नेदर ईवान पिल है उसे खा लो, और जो एबेसल बोन डेमन सप्रेसिंग फॉर्मेशन है उसे चालू करो। उस बोन किंग की ये बात सुनने के बाद जो बाकी के बोन किंग है वो भी उस ईवान पिल को खाते हुए फॉर्मेशन को सेटअप करके उस फॉर्मेशन से हमारे ली उजी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और अब ऐसा लगने लगता है कि उन लोगों के सामने अब हमारे लिए उजी बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। उसी समय पर हमारे जो होंगे अपने ऑरा को रिलीज करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो होंगे ली उजी से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम उन हड्डियों के ढांचों के सामने कमजोर होते जा रहे हो, जल्दी से साइड हटो, अब इनसे मैं निपट लूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी होंग से कहते हैं कि ये लाल कपड़ों वाले मेरे बीच में बिल्कुल भी मत आओ, ये सारे लोग मेरा शिकार है। होंग को वहां पर देखने के बाद उन्हीं में से एक जो बोन किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि एक और डिसाइपल ऑर्बिट रेवोल्यूशन ट्रांसजेंडर स्टेज के पीक का आखिर आखिर एजुलिन है कौन जिसके कि इतने ज्यादा पावरफुल पावरफुल डिसाइपल्स है। और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि लिu उजी की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है, और लिu उजी से कहता है कि आखिर तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा। जिस बात को सुनने के बाद जो लिu उजी है वो होंग से कहता है कि मैंने तुम्हें लाल कपड़ों वाले कहा, अगर तुम इस बात से कन्विंस नहीं हुए हो तो चलो फाइट करते हैं, जो भी जीतेगा वो इनसे निपट लेगा। लिu उजी की बातें सुनने के बाद जो होंगे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिu उजी से कहता है कि ऐसा लगता है कि बजुर्ग होने के बाद तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से सटिया जा चुका है, क्योंकि तुम अपने से बड़े लोगों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो। जो कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो, अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहने के बाद जो होंगे अपने क्रिम्सन वाइट ब्लेजिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो लिu उजी उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही होंग का हमला लिu उजी से टकरा जाता है वैसे वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, और हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों डिसाइपल्स को आपस में लड़ता हुआ देखने के बाद जो बोन किंग है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उन दोनों को इस तरह से लड़ता हुआ देख जो रेट है उन दोनों के काफी ज्यादा फिक्र करने लगे। तो उनसे कहती है कि रुक जाओ आपस में मत झगड़ा करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि मैं चाहता था कि वो दोनों लड़ाई कर कर अपना जो रिलम है उसे थोड़ा सा स्टेबलाइज करे, लेकिन ये दोनों आपस में ही लड़ने लगे। फिर हमें बोन किंग को दिखाया जाता है जिसमें से जो पहले वाला बोन किंग है दूसरे वाले बोन किंग से कहता है कि वो दोनों आपस में लड़ाई कर रही है, हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका है, हम जल्दी से जो अबाइसल बोन धर्म फॉर्म है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो पहले वाला बोन किंग है और दूसरे वाले बोन किंग से कहता है कि यही तो मैं सोच रहा था, चलो इसे शुरू करते हैं। इतना कहने के बाद और जो बोन किंग है वो अपने एबेसल बोन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से वहां पर जितने भी बोन किंग होते हैं उस बोन बॉडी का एक एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि पहले वाला बोन किंग उस बोन बॉडी का सर बनता है, दूसरा वाला बोन किंग राइट हैंड बनता है, तीसरा वाला बोन किंग लेफ्ट हैंड बनता है। ऐसे वहां पर जितने भी बोन किंग होते हैं वो सारे बोन किंग इकट्ठा होकर एबेसल बोन बॉडी को बना लेते हैं, और जो एबेसल बोन बॉडी उसकी जो कल्टीवेशन है वो लगभग ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम पर होती है। सारे के सारे बोन किंग पूरी तरह से एबेसल बोन बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाने के बाद वो जो बोन बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी बन जाती है कि उसके सामने जो कौन पेंगे वो भी छोटा पड़ने लगता है। फिर हमें ली उजी और होंग की फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होंग ने ली उजी को हरा दिया होता है कि तभी उसकी नजर भी उस बोन बॉडी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी जो बोन बॉडी है वो होंग के ऊपर हमला कर देते है, लेकिन जो होंग है वो काफी तेजी के साथ उसके हमले से बचते हुए पीछे हट जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो बोन बॉडी होंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो। इतना कहने के बाद तो फिर से होंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो होंग है फिर से उसके हमले से बचते हुए पीछे हट जाता है और अपनी ब्लेजिंग पाम का इस्तेमाल करते उस बोन बॉडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन होंग का जो ब्लेजिंग पाम है उस बोन बॉडी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता, क्योंकि जो बोन बॉडी उस ब्लेजिंग पाम के ऊपर हमला करके उस ब्लेजिंग पाम को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होंग काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी जो बोन बॉडी वो होंग के ऊपर हमला कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो होंगे उस हमले को रोकने के लिए अपने भी फायर पंच का इस्तेमाल करके उस हमले के ऊपर हमला कर देते, तो उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी का जो फ्लो है वो बढ़ने लगता है। लेकिन जो
बोन बॉडी उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से जो होंगे उसके हमले के सामने टिक नहीं पाता और वो काफ़ी तेज़ी के साथ आकर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इस हमले से हमको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता। वो खड़ा होते हुए कहता है कि अगर हम दोनों के बीच में जो कल्टीवेशन का गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं होता तो मैं तुम्हें चींटी की तरह मसल देता। तभी पीछे से जो ली ऊजी है वो खड़े होते हुए जो होंगे उससे कहता है कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, सीनियर ब्रदर अब भी यहाँ पर है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो ली ऊजी से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अब शांत हो चुके हो, क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे क्या क्या कहा था। जिस बात को सुनने के बाद जो ली ऊजी होंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर आपको पता ही होगा जब मैं बज़क हो जाता हूँ तब मैं अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो देता हूँ, जिसके वजह से मैं किसी को भी पहचान नहीं पाता और किसी को कुछ भी कह देता हूँ, जिसके वजह से आपको ये सारी बातें भूल देनी चाहिए। लेकिन तभी जो ली ऊजी उसकी नजर उस बून बॉडी के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो चौंकते हुए कहते हैं कि कितना ज्यादा बड़ा स्केलेटन है कि आप उसके साथ लड़ाई कर रहे थे। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे उससे कहते हैं कि हाँ मैं उसके साथ ही लड़ाई कर रहा था। जिस बात को सुनने के बाद जो लिऊ जो होंग से कहता है कि इसका ये मतलब है कि आपने उसका मुर्गा बना दिया होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे गुस्सा करते उससे कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो। लेकिन तभी हमें उस बोन बॉडी को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे कर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरी ये जो बोन बॉडी उसका डिफेंस और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ए जूलियन तुम आखिर मेरी इस बोन बॉडी के सामने कितनी देर तक टिकते हो। उस बोन बॉडी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखने के बाद जो ब्लैक और जो लिटिल रेड है वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा डरावनी होती है। इसलिए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर काफी ज्यादा करीब आ रहा है, वो काफी ज्यादा डरावना है। फिर वो जो बोन बॉडी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ए जूलियन तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता था कि तुम्हारे वो दोनों डिसाइपल हमें सप्रेस करके रख सकते हैं। अब जो कि तुम्हारे वो दोनों डिसाइपल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अब तुम्हारी बारी है। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो बोन बॉडी होते है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा बोन किंग है वो पहले वाले बोन किंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें हराना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात है। जिस बात को सुनने के बाद जो बोन किंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम मेरे साइज को नहीं देख पा रहे हो, मैं सिर्फ अपने हाथ को हिलाकर यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए धर्मा बॉडी को एक्टिवेट करने लगता है और मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि अब ये हड्डियों का ढांचा मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहा है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने धर्मा बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जो धर्मा बॉडी होती है वो एबेसिस बोन बॉडी होती है उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। अब बताओ अगर मैं मेरे हाथ को फ्लिप कर दूं तो क्या क्या डिस्ट्रॉय होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद जो वो बोन किंग होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि साइज डजंट मैटर, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये बॉडी हमारे इस स्केलेटन बॉडी के सामने टिक सकती है। इतना कहने के बाद वो जो बोन बॉडी होती है वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि सच में बोन क्लैन के जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने सिर्फ एक ही हाथों का इस्तेमाल करते हुए वो जो बोन बॉडी उसके हमले को रोक लेता है। उसके हमले को रोक लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ प्रेशर लगाते हुए जो बोन बॉडी उसे पीछे ढकेल देता है और हमारे मेन कैरेक्टर को बोन बॉडी के हमले को रोकता हुआ देखने के बाद वो जो बोन किंग होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और उन्हीं में से जो दूसरा वाला बोन किंग होता है वो कहता है कि उसकी जो धर्मा बॉडी है सच में काफी ज्यादा बड़ी और स्ट्रांग है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए हमारी बोन बॉडी को नहीं हरा पाएगा। इतना कहने के बाद वो जो बोन बॉडी अपने अंदर से और भी ज्यादा ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि होंग जरा ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इसे एक ही बार करके दिखाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो ली ऊजी वो हैरान होते हुए कहता है कि अब मैं फिर से मास्टर का एक और नया अजूबा देखूंगा। और जो होंगे वो गुस्सा करते हुए कहता है कि वो फिर से शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें उस बोन बॉडी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ए जूलियन आज मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि मुझे ए जूलियन मत कहो, मुझे अल्टीमेट सुपर डुपर हीरोइक मैन कहो। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो जो बोन बॉडी हो लगातार हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर
देता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर काफ़ी आसानी से उसके हर एक हमले को रोकता जा रहा होता है। जी चीज़ को देखने के बाद जो बोन बॉडी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि मेरा एक सिंगल पंच भी उसे हिट नहीं कर पा रहा है। अब मैं साफ-साफ देख पा रहा हूँ कि वो सिर्फ़ हमारे साथ खेल रहा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे हंग और लिऊ से कहता है कि डिसाइपल्स इसे ध्यान से देखना। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला उस बोन बॉडी के ऊपर कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जो बोन बॉडी होती है उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिर जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के हमले की वजह से इस बोन बॉडी के अंदर जितनी भी बोन किंग्स होती है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच जाती है, जिस वजह से जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। और उन्हीं में से एक बोन किंग कहता है कि बिग ब्रदर वो हमारा इस्तेमाल अपने डिसाइपल्स को सिखाने के लिए कर रहा है। फिर उन्हीं में से जो तीसरा वाला बोन किंग है वो कहता है कि नेदर एबिसिस के जो क्लैन है उन्होंने हमें डिसोलेट प्रोविंस के अंदर एक इम्पोर्टेंट मिशन के लिए भेजा था। अगर हमने यहाँ पर स्टारगेट को नहीं ढूंढा तो हम वापस जाकर उन्हें क्या जवाब देंगे। आपस में बातचीत हो जाने के बाद वो जो बोन बॉडी होती है वो खड़े होने लगती है और खड़े होते हुए उन्हीं में से एक जो बोन किंग होता है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एजुलिन तुमने हमें ये सब करने के लिए फोर्स किया है। इतना कहने के बाद वो अपने छाती के ऊपर किसी तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे उस बोन बॉडी के ऊपर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है वैसे उस फॉर्मेशन के अंदर से कई सारी डार्क ऑरा में लिपटी हुई जो बोन्स होती है वो बाहर निकल कर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। जिस चीज को देखने के बाद जो लिऊ वह हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा फिक्र करने लगता है, लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने दो उंगलियों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़कर वो जो बोन बॉडी होती है उसके मेन मेन वाइटल पॉइंट्स के ऊपर हमला करके उसके जो वाइटल पॉइंट्स है वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो जो बोन बॉडी है वो भी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बोन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से उसके अंदर जितने भी बोन किंग होते हैं वो भी वहीं पर खत्म हो जाते हैं। उन बोन किंग के खत्म हो जाने की वजह से वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जो काफी बड़ा खतरा मंडर रहा था वो खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिस वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफें करते हुए उसके नारे लगाने लगते हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए उसकी जो साइज है वो कुनपिंग से भी काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए वो कुनपिंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि कुनपिंग क्या तुम्हें पता है कि अभी के लिए मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। इस दुनिया में अकेला इनविंसिबल होना एक काफी ज्यादा अकेला कर देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो कुनपेंग है पूरा सदमे में जाते हुए अपने मन में एक कह रहा होगा कि आखिर ये क्या कह रहा है। और हमें ली उजी को दिखाया जाता है और जैसे हमें पता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी कर ले वो हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफें करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकता, बिल्कुल ऐसे वो हमारे मेन कैरेक्टर की यहाँ पर भी तारीफें कर रहा था जैसे कि होंग है। चाहे हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी कर ले उसे वो उल्टा ही लगता है और अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है कि वो शो ऑफ करने का एक भी मौका अपने हाथों से गवाता नहीं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुनपेंग पर वापस आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद जो लिटिल रेड है कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिस वजह से उसके जो हाथ है वो लिटिल ब्लैक के गोटे पर लग जाते हैं, जिस वजह से जो लिटिल ब्लैक है वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाता है। फिर वहां पर ली उजी रोहंग भी पहुंच जाते हैं जो कि वहां पर आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट लड़ाई के बीच में वो आपस में लड़ने लगे थे। जिन लोगों को माफी मांगता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर कुछ ज्ञान की बातें उन्हें बताते हुए उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी बाद में नहीं होना चाहिए। बातचीत हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कुनपेंग से कहता है कि चलो जोन टेंसेट में वापस चलते हैं, जिस बात को सुनने के बाद जो कुनपेंग है वो भी काफी तेजी के साथ जोन टेंसेट की तरफ निकल जाता है। फिर हमें जोन टेंसेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद जो जोन टेंसेट के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अभी नेदर एबिसिस की यहाँ पर जितने भी फोर्सेस थे उन सारी फोर्सेस को तबाह करके आया है, जिस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर और जो सेक का लीडर का काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो अकेला ही नेदर एबिसिस की जो फोर्सेस है उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वो इस बात से भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जोन टेंसेट के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वो खतरा अब पूरी तरह से टल चुका है कि तभी जो सेक लीडर उनकी नजर हमारे लिटिल ब्लैक और ली उजी के ऊपर पड़ जाती है, जिन्हें देखने के बाद वो कहता है कि क्या ये तुम्हारे नए दो डिसाइपल्स है। जिन बातों को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो जल्दी से लिटिल ब्लैक और ली उजी से सेक लीडर को ग्रीट करने के लिए भी कहता है, जिस बात को सुनने के बाद वो दोनों ही सेक लीडर को ग्रीट करने लगते हैं।
और जैसे ही ली उजी उन्हें अपना नाम बताता है, वैसे ही जो स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो ब्लड डीमन हो ना, तुम तो डेजोलर प्रोविंस के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी और स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर से कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं, और इसके अलावा मैंने पहले काफी कुछ चीजें गलत की थी जिसके वजह से आपको अगर मुझसे कोई तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। लिऊ जी के बात सुनने के बाद जो स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर लिऊ जी से कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे बारे में सुना था, और तुमने जो कुछ भी किया होगा उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही। और जो लेडी पिक मास्टर होते हैं वो भी लिऊ जी से कहती है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, जूनियर ब्रदर ने तुम्हें चुना है, इसका ये मतलब है कि तुम कोई बुरे पर्सन नहीं हो। फिर जैसे एक लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर उसके डिसाइपल से कहते हैं कि चल अंदर चलकर बात करते हैं। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठ जाते हैं। एक जगह पर बैठ जाने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल रेड से कहता है कि जल्दी से जाकर एक अच्छी सी चाय बना कर लेकर आओ। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल रेड है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यस मास्टर, अभी जाकर लेकर आती हूँ। फिर जैसे एक लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जूनियर ब्रदर, ये तुमने 1 साल में क्या क्या किया, किधर किधर घूमे, तुम्हारा आखिर लेवल अप इतना ज्यादा कैसे हुआ, उन सारी चीजों के बारे में मुझे बताओ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर से एक लीडर से कहता है कि अगर तुम जानना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सारी चीजें बताता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसने जुआन टियानसे को छोड़ देने के बाद जो कुछ भी किया वो सारी की सारी चीजें उसे बताने लगता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के कारनामों को जान लेने के बाद जो शॉर्ट पिक मास्टर होता है वो कहता है कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी जीने का मेरा सपना है। और साथ ही में जैसे एक लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या हैंगिंग टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो प्योर लैंड किंगडम है उसके अंदर तबाही मचाई गई है, और ये सारी की सारी चीजों का ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया गया है। आखिर इन सारी चीजों के पीछे कौन है? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर से एक लीडर से कहता है कि इन सारी चीजों के पीछे जो कोई भी वो जरूर नेदर एबीसी से कनेक्टेड होगा, और वो ईस्टर्न रीजन के मेजर फैक्शन का कोई ना कोई मेंबर जरूर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे लोग स्टारगेट्स के पीछे ही पड़े हैं। जो स्टारगेट है वो इस यूनिवर्स के अलग अलग रिलम से जुड़ा हुआ है, और एंशिएंट टाइम के जो कल्टीवेटर्स थे वो स्टारगेट का इस्तेमाल करके इस यूनिवर्स के हर एक कोने में जा सकते थे। जिन बातों को सुनने के बाद जो सेक लीडर वो कहता है कि मैं मरने तक जोन टियन सेट की रक्षा करूंगा, लेकिन आखिर ये स्टारगेट्स कहाँ पर है? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सेक लीडर से कहता है कि अभी की जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर हमने स्टारगेट को खोला तो हम खुद ही अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं, क्योंकि अगर हमने स्टारगेट को खोला तो जो नेदर एबेसिस के जो दुश्मन है वो सीधा हमारे ऊपर हमला कर देंगे और फिर से नई जंग छिड़ जाएगी। जिस बात को सुनने के बाद जो सिख लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें यहोवा सेठ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहोवा सेठ का जो होली सन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से मार खाने के बाद सक्लूजन में गया हुआ, तो अब वो सक्लूजन से बाहर आ चुका है। सक्लूजन से बाहर निकलने के बाद जो होली सन है वो कहता है कि अब मैं महायाना रिलम पर पहुंच चुका, और मेरे महायाना रिलम के कल्टीवेशन के सामने हंग और एजुलिन तुम मेरे सामने चींटी के अलावा कुछ भी नहीं होंगे, और जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा तब मैं तुम्हें चींटी की तरह अपने पैरों के नीचे रोन दूंगा। इतना कहने के बाद वहां पर के कल्टीवेटर से कहता है कि आखिर जुयांग कहाँ पर है, वो मेरा मास्टर है, मेरा कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू हो चुका है, तो वो मुझे गाइड करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आया है? लेकिन क्या सच में अब मैं उनका डिसाइपल भी हूँ, क्योंकि सक्लूजन से बाहर निकलने के बावजूद भी वो मुझे बधाई देने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं? होलिसन की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर आया हुआ जो कल्टीवेटर है होलिसन से कहता है कि वो इसीलिए यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि वो मारे जा चुके हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो होलिसन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, उससे कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ? जिस बात को सुनने के बाद वो जो कल्टीवेटर होलिसन से कहता है कि इसके पीछे जो एंटियानसेट का एजुलिन है उसने तुम्हारे मास्टर को मार डाला है। जिस बात को सुनने के बाद जो होलिसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सबसे पहले उसने मेरे पिताजी को मार डाला, फिर उसने मेरे मास्टर को मार डाला, अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मेरे दिल में जो नफरत है वो कभी भी नहीं मिटेगी। होलिसन को इतना ज्यादा गुस्सा करता हुआ देखकर वहां पर जो बैठा हुआ कल्टीवेटर होलिसन से कहते हैं कि होलिसन इतना भी ज्यादा जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। जो एजुलिन है उसकी जो एबिलिटी है वो तुम्हारे इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा आगे जा चुकी है, तुम उसे कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे। उस कल्टीवेटर की बात सुनने के बाद जो होलिसन है उससे कहता है कि आखिर तुम दुश्मन के वाह वाह क्यों कर रहे हो? मैं भी सक्लूजन में था, अगर मैं सक्लूजन में था जितना समय गुजरा उसके हिसाब से जो एजुलिन है वो अभी सिर्फ ट्रिबुलेशन की
अर्ली स्टेज पर ही होगा, तो आखिर तुम उससे इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? जज्बा को सुनने के बाद वो जो कल्टीवेटर है वो होलिसन से कहता है कि जो एजुलियन है वो एक मॉन्स्टर है, वो अपनी असली स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। वो ट्रिबुलेशन के अर्ली स्टेज पर नहीं बल्कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो कंजम्पशन ट्रिबुलेशन ड्रिलम पर है। जिस बात को सुनने के बाद जो होलिसन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर उसकी कल्टीवेशन लेवल कंजम्पशन ट्रिबुलेशन ड्रिलम पर कैसे हो सकती है? ये इम्पॉसिबल है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत है। फिर वो जो कल्टीवेटर है और भी ज्यादा होलिसन के जले पर नमक छिड़कते हुए उसे कहता है कि कुछ समय पहले जो एजुलियन है उसने पूरे के पूरे हैंगिंग टेम्पल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहाँ तक कि जो हैंगिंग टेम्पल के 3 सेंस थे वो भी कंजम्पशन लेवल पर होने के बावजूद भी वो भी एजुलिन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए हैं। अभी के समय के लिए जो एजुलिन की कल्टीवेशन है वो आपसे कई गुना ज्यादा है। अगर आप एजुलिन से पंगा लेने जाएंगे तो आप ही मारे जाएंगे। उस कल्टीवेटर की ये सारी बातें सुनने के बाद और हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को जान लेने के बाद जो होलिसन है उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है कि इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो हमारे मेन कैरेक्टर के करीब भी नहीं पहुंचा है, जिसके वजह से उसे इंटरनली काफी ज्यादा इंजरी हो जाती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो कल्टीवेटर है होलिसन को संभालते हुए उससे कहता है कि आप इतना भी ज्यादा अपने आप को लोड मत दीजिए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो एजुलिन है उसकी जो कल्टीवेशन है वो अभी के लिए काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप अभी के लिए उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी में आपको एक ना एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी और आपको उसी अपॉर्चुनिटी का आने का इंतजार करना होगा। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपको फिर से खड़ा होने का मौका मिलेगा। जिन बातों को सुनने के बाद जो होलिसन है वो अपने आप को किसी तरह से शांत कर लेता है। फिर वो जो कल्टीवेटर है वो होलिसन से कहता है कि होलिसन आप कई समय से सक्लूजन में है, जिसके वजह से आपको अभी यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही उस सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मैं अभी आपको सारी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। इतना कहने के बाद वो जो कल्टीवेटर है अभी के समय के लिए वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारी चीजें होलिसन को बता देता है। जिन चीजों को जान लेने के बाद जो होलिसन है उसे कहता है कि तो ईस्टर्न रीजन में ये सारी चीजें हो रही है, ऐसा लगता है कि जो नेदर एबेसिस के क्रीचर है उनके साथ लड़ाई करने के लिए मुझे भी तैयारी कर लेनी होगी। होलिसन के बाद सुनने के बाद वो जो कल्टीवेटर है होलिसन को चने की झाड़ पर चढ़ाते हुए उससे कहता है कि जितने की आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से नेदर एबेसिस के क्रीचर के साथ लड़ाई करते हुए आप फिर से शाइन करने लगेंगे और फ्यूचर में जो हुआ हुआ से के उसके सेक लीडर की भी पोजीशन आपको मिल सकती है। जैसे सेक लीडर की पोजीशन आपको मिलेगी वैसे ही आपको कई सारे रिसोर्सेस मिलेगी, जिन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ ही समय के अंदर ट्रू इमोर्टल बन सकते हैं। उस कल्टीवेटर की ये बातें सुनने के बाद जो होलिसन है वो भी चने के झाड़ पर चढ़ जाता और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, अगर मुझे बदला लेना है तो मुझे इमोर्टिलिटी को पाना ही होगा। इतना कहने के बाद जो होलिसन है अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ए जूलियन बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी अपने पैरों के नीचे रोन दूंगा। फिर जो राइटर है वो हमें बताता है कि सक्लूजन से बाहर आ जाने के बाद जो चेन शाओ यानी कि जो होलिसन है उसने याहुआ सेट के पावर का इस्तेमाल करते हुए जो राइटियस अलायंस है उसका कमांडर बनते हुए जो नेदर एबेसिस के क्रीचर है उनके साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब तो सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि चेन शाओ का नाम सुनने के साथ ही जो नेदर एबेसिस के क्रीचर है वो थर थर कांपने लगते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर चेन शाओ ने राइटियस अलायंस को लीड करते हुए जो बाकी के दाव प्रोविंस है वहां पर से भी जो नेदर एबेसिस के क्रीचर है जो कि परेशानी खड़ी कर रहे थे उन्हें भी वहां पर से पूरी तरह से खत्म कर दिया। अपनी मिड ट्रिबुलेशन रिलम के कल्टीवेशन और सोलर इमोर्टल बॉडी के कॉम्बैक्ट एडवांटेज के वजह से वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता गया और अपने अपोजिशन में जो कोई भी था उसे पूरी तरह से खत्म करता गया। और जिन जिन छोटी मोटी टेरिटरीज के ऊपर नेदर एबेसिस के क्रीचर्स ने कब्जा कर रखा था उन सारी टेरिटरीज को भी उसने छुड़ा लिया। और ये सारी चीजें करने की वजह से जो होलिसन है उसकी जो प्रेस्टीज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। कई सारे कल्टिवेटर्स ने होलिसन की तारीफ की, यहाँ तक कि उसे राइटियस अलाइस के जो यंगर जनरेशन के कल्टिवेटर्स है उनका लीडर बना दिया। फिर वहां से सीन चेंज होकर मेजोंटियन सेट के मिस्टी पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम कर रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास ली उजी आकर उससे कहता है कि अभी इस कल्टीवेशन की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उन सारी चीजों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, क्या मैं आपके लिए इसे पढूं?
लिऊ जी के बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर लिऊ जी से कहता है कि क्या ये उस आदमी के बारे में है क्या? हाल ही में जो न्यूज़पेपर वाले उसके बारे में कुछ ज्यादा ही छाप रहे, क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूज़पेपर वालों ने उससे रिश्वत ली है? जिस बात को सुनने के बाद जो लिऊ जी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो चेन शाओ है उसने साउथर्न प्रोविंस के अंदर जो गोस्ट क्लैन की आर्मी थी उन्हें वहां पर से खदेड़ दिया, और साथ ही में उसने साउथर्न प्रोविंस के जितने भी लोग हैं उन्हें भी बचाया, और उसने अनाउंस किया है कि वो जल्दी गोंग प्रोविंस के अंदर जाकर उन्हें जो अंधेरा घेर रहा है उस अंधेरों को भी दूर करेगा। गोंग प्रोविंस के बारे में सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ली उजी से कहता है कि क्या गोंग प्रोविंस ये तो वही है ना जहाँ पर मायू का विंडाउ सेक्टर लोकेटेड है, आखिर वहां पर क्या हुआ है? जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि रिपोर्ट के हिसाब से नेदर एबेसिस क्लैन के 3 सबसे बड़े जो किंग है उसमें से द शैडो क्लैन, डार्क क्लैन और जो नाइट क्लैन है उन्होंने जॉइंट फोर्सेस बनाते हुए जो गोंग प्रोविंस है उसके ऊपर हमला कर दिया है, और अभी के समय के लिए ट्रिबुलेशन रिलम के कई सारे एक्सपर्ट्स वहां पर मारे गए, यहाँ तक कि जो विंडो सेट का मास्टर है उसे भी काफी ज्यादा इंजरी हुई है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ली उजी से कहता है कि अभी वहां पर की सिचुएशन कैसी है। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अभी की वहां पर की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, सीधे तौर पर कहूँ तो जो गोंग प्रोविंस है वो काफी बड़ी मुसीबत में है। लिऊ जी कितना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने चेक इन मिशन को ट्रिगर किया, आपको जल्दी से जल्दी जो गोंग प्रोविंस का वेंदाउ सेक्टर है वहां पर जाकर चेकिंग करना होगा। अगर आपने वहां पर जाकर चेकिंग किया तो आपको रिवॉर्ड में जो चैंगियन स्वॉर्ड है उसे अपग्रेड करते हुए इमोर्टल आर्टिफैक्ट में बदल दिया जाएगा। जिस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में जो सिस्टम के रिवॉर्ड होते हैं वो जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही मुझे मिलते हैं। एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट अगर मेरे साथ होगा तो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडर स्टेज के कल्टीवेटर को मारना इतना ज्यादा आसान होगा जैसे कि मैं किसी मच्छर को अपने हाथों के नीचे दबा रहा हूँ। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खड़ा होते हुए अपने सारे डिसाइपल से कहता है कि डिसाइपल्स चलो तैयार हो जाओ, हम गोंग प्रोविंस में जाकर जो लोग हैं उन्हें बचाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजो और जो रेट है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जो होंगे वो पूरा सदमे में जाते हुए कहते हैं कि इस आदमी को अचानक से क्या हुआ, ये कभी वेराइटीज की बातें नहीं करता, वो जैसा चल रहा है वैसे चलने देता है, तो फिर आखिर वो अचानक से वहां पर जाकर लोगों की मदद करने के बारे में क्यों सोच रहा है? क्या ओ उस लड़की को पसंद करने लगा है? फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई जाता है जो कि कुनपिंग को लेकर वहां पर से जा रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को जाता हुआ देखने के बाद जो एक लीडर वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो जूनियर ब्रदर फिर से जा रहे हैं, उन्होंने जो हमें इनलाइटमेंट टी पिलाई थी उस इनलाइटमेंट टी की वजह से हम सब लोगों का जो कल्टीवेशन रुका हुआ था वो कल्टीवेशन आगे बढ़कर सब लोगों का ब्रेक थ्रू हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जो लेडी पिक मास्टर थी वो कहती है कि जूनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वजह से जो जोन टी और भी ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें वेंडाउ सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मियाओ के पिताजी जो कि वेंडाउ सेट के सेक मास्टर होते हैं वो मिया से कहती है कि अब तुम्हारे पल निकल आ चुकी है, तुमको कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी हो, अब तुम अपने पिताजी की बात नहीं सुन रही हो, तुम्हें बस कमांडर चीन के साथ खड़ा होना है ताकि उनसे तुम्हें कुछ न कुछ सीखने को मिले। मियाओ मेरी बातों को समझो, मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका हूँ, जो नेदर एबिसिस के क्लियर है वो मुझे टारगेट कर रहे, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाता है तो तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा? जिन बातों को सुनने के बाद जो मियाओ जल्दी से अपने कानों के ऊपर हाथ रखते उनसे कहती कि इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की बातें मत करो, और वैसे भी मुझे प्रोटेक्ट करने की किसी को कोई भी जरूरत नहीं, मैं अपने प्रोटेक्शन खुद ही कर लूंगी। मियाओ की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके जो पिताजी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा गुस्सा करने की वजह से उनके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है, क्योंकि पहले से वो काफी ज्यादा इंजर होते हैं। जिनके मुंह से खून निकलता हुआ देखने के बाद जो मिया है उनकी काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है, जिसे फिक्र करता हुआ देखने के बाद जो जिजायो मिया से कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, बस तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। जो कमांडर चेन है वो काफी ज्यादा यंग और प्रॉमिसिंग है, और साथ ही में उनकी जो याओसेक में पोजीशन है वो पहले से ही डिसाइडेड हो चुकी है, जिसके वजह से अगर तुम उनके साइड में रहोगे तो तुम्हें ही काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते कि तभी वहां पर एक डिसाइपल आते हुए जो जिजाई उससे कहते कि जो कमांडर चेन है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो जिजाई उससे कहती कि जल्दी से कमांडर चेन को अंदर लेकर आओ। उसके इतना कहने के साथ ही हमें कमांडर चेन यानी कि होलीसन को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर पहुंच जाता है। होलीसन को वहां पर देखने के बाद जो जिजाई है वो कमांडर चेन यानी कि होलीसन से कहता है कि आप यहाँ पर आए, हमें सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा।
अभी मैं होलिसन को कमांडर चेन कहूँ, चेन शाओ को या फिर होलिसन कहूँ, तो आप समझ लेना कि मैं होलिसन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। फिर जो चेन है वो जीजाई से कहता है कि अब आपकी हेल्थ कैसी है, आप चिंता मत करिए, जब मैं याहुआसेक में वापस जाऊंगा तब वहां पर से मैं किंग ग्रेड के कुछ मेडिसिन को आपके लिए भेज दूंगा ताकि वो आपको ठीक कर पाए। कमांडर चेन की ये बात सुनने के बाद जो जीजाई है वो कमांडर चेन से कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद जो जीजाई है वो अपनी बेटी यानी कि मियो का जो इंट्रोडक्शन है वो कमांडर चेन को करवाने लगता है और हमें मियो को दिखाया जाता है जिसको कि इसके अंदर किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं होती। उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देने के बाद जो जीजाई वहां से जाने लगता है। जिसे जाता हुआ देखने के बाद जो कमांडर चेन है मुस्कुराते हुए जीजाई से कहता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। जीजाई के वहां पर से जाने के बाद अब उस जगह पर सिर्फ मिया और चेन बचते हैं और जो चेन है वो काफी ज्यादा ठरकियों की तरह मिया को देखते हुए कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ खड़ी रहती हो और मुझे अपना सब कुछ मानती हो तब तक मैं तुम्हें अपने साथ खड़ा करूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस यानदाव सेठ को बचाने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं होगा। लेकिन हमें मियाओ को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए बस अपने में मस्त होती है। जिसे इस तरह से अपने आप को इग्नोर करता हुआ देखने के बाद जो चीन है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को सामने ला लाते हुए काफी ज्यादा पोलाइटली उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो मिया है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। जिसे इग्नोर करता हुआ देखने के बाद जो चेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। वहां पर वो सब ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग को लेकर पहुंच जाता है। जिस कुनपेंग को वहां पर देखने के बाद जो मिया और जो चेन है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हमें जीजाई को दिखाया जाता है जो कि अंकल फेन के साथ अंदर बातचीत कर रहा होता है कि तभी उनके पास एक कल्टीवेटर आती है। उनसे कहता है कि बाहर की तरफ डीमन एम्परर आए हैं। जिस बातें सुनने के बाद जो जीजाई है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अंकल फैन और जो जीजाई वो पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद जो जीजाई वो इतने बड़े कुनपेंग को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते और कहती है कि तो ये कुनपेंग है। लेकिन जो अंकल फैन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के कुनपेंग को पहचान जाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद जो जीजाई वो अंकल फैन से कहती है कि क्या तुम इस कुनपेंग को जानते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो अंकल फैन है उससे कहते हैं कि इससे भी ज्यादा मैं कुछ जानता हूँ। ये जो कुनपेंग है वो जोंटियन सेट का जो मिस्टी पिक का पिक लॉर्ड है, ये जुलियन उसका एक माउंट है। अंकल फैन के इतना कहने के साथ ही जो ली उजी चिल्लाते हुए कहता है कि जो एजुलिन है वो यहाँ पर तुम्हारे सेट को विजिट करने के लिए आए हैं। एजुलिन का नाम सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर्स है वो अंदर से कांप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे एजुलिन के बारे में ही सारी सारी बुरी बातें ही सुनी होती है कि जो एजुलिन है वो बड़ा विलन है, वो काफी ज्यादा कमीना है, इसी तरह की बातें सुनी होती है। तभी जो सेक्रेटरी चिल्लाते हुए जो बाकी के कल्टीवेटर्स है उनसे कहते हैं कि जल्दी से जो प्रोटेक्शन बैरियर लगा है उसे बंद कर दो। जिस बात को सुनने के बाद वो लोग जो है वो अपने सेट के ऊपर जो प्रोटेक्शन बैरियर लगा होता है वो प्रोटेक्शन बैरियर को बंद कर देते हैं। और जैसे वो प्रोटेक्शन बैरियर बंद हो जाता है वैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने सारे के सारे डिसाइपल को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को वहां पर देखने के बाद जो मिया काफी ज्यादा खुश हो जाता है और काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाने लगते हैं। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो जिसे काफी ज्यादा चौंक जाता है। मिया को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए मिया से कहता है कि हम फिर से मिल गए। फिर जो मिया है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर ये कि आप यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि आपको ये पता चल चुका होगा कि जो वेंदाव सेक्ट है वो काफी बड़ी मुसीबत में, इसीलिए आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए या फिर आप स्पेशली मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। मिया की ये सारी बातें सुनने के बाद जो जीजे है वो पूरा सदमे में चला जाता और कहता है कि क्या मिया इसे पसंद करती है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरा सदमे में जाते हुए मिया से कहता है कि शायद ये दोनों ही बातें हो सकती है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ये दोनों ही रीजन नहीं है, मेन रीजन तो तीसरा है। यहाँ पर आने के बाद जो सिस्टम मुझे रिवॉर्ड देने वाला था, रिवॉर्ड सच में काफी ज्यादा अच्छे है और उसी रिवॉर्ड की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन विंडोज सेट में आ जाने के बावजूद भी चेक इन का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ होता। जिस चीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और अपने मन में कहता है कि क्या सिस्टम फिर से सो चुका है। क्या उसने अभी तक ये नहीं देखा है कि मैं चेक इन लोकेशन पर पहुंच चुका हूं? आखिर उसने मुझे अभी तक रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है और हमें मियाओ को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर स्पेशली उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया होता है। जिस वजह से शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और मियाँ को इस तरह की हरकतें करता हुआ देखने के बाद जो जीजा है वो अंकल फैन से कहते हैं कि अंकल फैन सच में कि ये मेरी बेटी है। जिस बात को सुनने के बाद जो अंकल फैन है जीजा से कहता है कि आपकी बेटी का जो दिल है वो पहले से ही किसी ने चुरा लिया है। और लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी हमें चीन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चिल्लाते हैं। वह हमारे मेन कैरेक्टर के करीब आकर अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें तो गॉड ऑफ स्लॉटर के नाम से जाना जाता है, जिसने कि ईस्टर्न रीजन को पूरी तरह से हिला दिया था, हैंगिंग टेम्पल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो प्योरलैंड किंग है वहां पर तबाही मचा दी थी। और अभी जो गोंग प्रोविंस है उसके ऊपर निदर एबेसिस के एक जो क्लियंस है उन्होंने हमला कर कर वहां पर लूटपाट मचाते जा रहे हैं। तो फिर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी उनका साथ देने के लिए आए हो या फिर यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आए हो? चिंशाओ को इस तरह से हमारे मेन कैरेक्टर से बात करता हुआ देखने के बाद जो ज़िली ने काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। अपने मन में कहता है कि जो चिंशाओ वे कुछ ज़्यादा ही गुस्से में एजुलिन को इंटरोगेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर चिंशाओ की तरफ देखते ही उससे कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो? हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने जो चिंशाओ उसके काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती की होती है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो चिंशाओ है गुस्से में अपने दांत पीसने लगा और दांत पीसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम जैसे गुड्डे को मैं याद क्यों रखूंगा? हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो चिंशाओ है चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने मेरे पिताजी जो कि वाइंडेड थंडर सेट के सेट मास्टर हुआ करते तो मेरे जो मास्टर जोयांग थे उन्हें मार डाला और तुम मुझे अब यहाँ पर ना पहचानने के नाटक कर रहे हो? चेंशाओ की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चेंशाओ के सामने और भी ज्यादा नाटक करती है। उससे कहता है कि क्या ये लोग रुको रुको, मुझे धीरे धीरे कर कर कुछ कुछ बातें याद आ रही है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो चेंशाओ है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम एक ट्रिबुलेशन रिलम के इमोर्टल होने के बावजूद भी तुमने एक छोटे से सेट के एक मामूली से इमोर्टल को बिना किसी हेजिटेशन के मार डाला। क्या तुम उसके ऊपर शर्मिंदा नहीं हो? चिंशाओ की ये बातें सुनने के बाद जो ली उजियो सामने आती है वह हमारे मेन कैरेक्टर को डिफेंड करने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हारे जो ही पिताजी थे जो कि सबसे पहले जुआन टियानसेट के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, मेरे मास्टर तो बस मेरे जुआन टियानसेट को डिफेंड कर लेते। और जहां तक बात रही तुम्हारे मास्टर जुयांग की, तो तुम्हारे मास्टर ने बिना किसी रीजन के जो फैमिली के ऊपर हमला कर दिया था और इसके अलावा उनके पास इतनी ज्यादा स्किल्स भी नहीं थी कि वो मेरे मास्टर का सामना कर पाए, फिर भी वो मेरे मास्टर का सामना करने के लिए आ गया और बिना किसी वजह के मारा गया। और ली उजी को अपने आप को डिफेंड करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, इस डिसाइपल को लेने का मेरा जो फैसला था वो सच में सबसे ज्यादा अच्छा फैसला था, ना कि मैंने पहले लिए हुए डिसाइपल की तरह जिसे मेरा डिसाइपल लेने के लिए मैं अभी भी पछता रहा हूँ। और ये सारी बातें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो होंग की तरफ देखकर अपने मन में कह रहा होता है, जिसका कि अंदाजा होंग को भी लग जाता है, जिस वजह से जो होंग है वो भी सामने आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को डिफेंड करते हुए जो चेंज है उसे काफी ज्यादा भरा बुला कहने लगता है। उन लोगों को इस तरह से बोलता हुआ देखने के बाद जो चेंज है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी दांत पीसते उनसे कहता है क्या कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ कर जाने के बावजूद भी उसका ब्लेम मेरे पिताजी और मेरे मास्टर के ऊपर डालने का? और हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसके दोनों डिसाइपल को दिखाया जाता है। चेंज चाहे वहां पर कुछ भी कहे या फिर अपने सर को भी पीट दे, उससे हमारे मेन कैरेक्टर उसके दोनों डिसाइपल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस शो को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जीलिन बीच में आते हुए कहता है कि तुम दोनों ही ईस्टर्न रीजन के सबसे ज्यादा बड़े टैलेंट्स हो, अभी की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, हमें तो सबसे पहले हमारे सामने जो दुश्मन खड़े हैं उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए। जीलिन के बात सुनने के बाद जो चेंशाओ है जीलिन के ऊपर ही गुस्सा करते उससे कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुम आखिर कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? चेंशाओ की बात सुनने के बाद जो जीलिन है चेंशाओ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से में उसे कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर जो जहर है उस जहर के वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस वजह से वो खांसने लगता है। अपने फादर की हालत देखने के बाद जो मियाओ है जल्दी से अपने फादर को संभालते हुए जो चेंशाओ उससे काफी ज्यादा बुरा बुला कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पिताजी से इस तरह से बात करने की? लेकिन तभी वहां पर जो याओ सेट का सुप्रीम एल्डर है वो सामने आते हुए जो जीलिन है उससे
कहता है कि जो होली सन है वो काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा कंफ्यूज है, जिसके वजह से वो ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो किससे बात कर रहे हैं, जिसके वजह से आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। इतना कहने के बाद जो सुप्रीम एल्डर चेंसो से कहते हैं कि होली सन चलो यहाँ पर से चलते हैं, और हमें चेंसो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहता है कि मैंने मेरे नाम को चारों तरफ फैलाने के लिए और अपने आप को काफी ज्यादा ऊंचा बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अभी के समय के लिए मेरे सामने मेरे फादर का कातिल है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सोचने के बाद जो चेंसो है वो ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि ग्रेट एल्डर में से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे मेरा बदला लेना है। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी जो ग्रेट एल्डर है उसे रोकते हुए उससे कहता है कि होली सन आखिर आप क्या करें, अपने आप को एम्बेरेस करना बंद कर दीजिए, अभी के समय के लिए आप उसे हरा नहीं सकते, इसीलिए जल्दबाजी ना करते हुए मेरे साथ वापस चलिए। और हमारा जो मेन कैरेक्टर चेंसो से कहता है कि चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करो या फिर ना करो, जब मैं तुम्हारे फादर और मास्टर के साथ लड़ रहा था तब मैं सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारे फादर और तुम्हारा जो मास्टर है वो इतने ज्यादा कमजोर होंगे कि वो मेरे हमलों से ही मारे जाएंगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो चेंसो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि ए जूलियन, तुम कमी नहीं कही कि तुम अपनी कल्टीवेशन को छुपाकर जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें मारते हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो तुम अपनी कल्टीवेशन रिलम को मेरे कल्टीवेशन रिलम तक सप्रेस करो और हम दोनों एक फेयर ड्यूल करते हैं। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि ट्रू सोलर फायर को रिफाइन करने के बाद मेरी जो सोलर इमोर्टल बॉडी हो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी है, जिसके वजह से अगर कोई भी कल्टीवेटर मेरा रिलम का होगा और मैं उसके साथ लड़ाई करूंगा तो वो मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। और अगर इस कमीने ने मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं उसे काफी ज्यादा अच्छा लेसन सिखाऊंगा। चेंसो की बात सुनने के बाद जो होंगे सामने आते हुए चेंसो से कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा क्वालिफाई भी नहीं हो कि तुम हमारे कुन के साथ लड़ाई करो, तो फिर मेरे मास्टर के बारे में तो भूल ही जाओ। हॉन्ग की बात सुनने के बाद जो चेंसो है वो हॉन्ग से कहता है कि लेकिन आखिर ये कौन कौन है, जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे चेंसो से कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरे मास्टर का माउंट है। हॉन्ग की इतना कहने के साथ ही हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा होता है कि जो कुनपेंग है उसे भी ये लड़ाई करनी है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और हॉन्ग की ये बात सुनने के बाद जो चेंसो है वो पूरा सदमे में जाते हुए हॉन्ग से कहते हैं कि क्या तुम भी चाहती हो कि मुझ जैसे एक होली सन एक माउंट के साथ फाइट करे। चेंसो की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चेंसो से कहता है कि आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कुनपेंग को नीचे नजर से देखने की। जिस बात को सुनने के बाद जो चेंसो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरा नाम चेंसो है, जो कि यावा सेट के एक होली सन और यहाँ तक कि ईस्टर्न रीजन अलायंस के कमांडर भी। अगर ये बात चारों तरफ फैल गई कि मैं एक माउंट के साथ लड़ाई कर रहा हूँ तो मैं कहीं पर भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। चेंसो की बात सुनने के बाद जो होंगे चेंसो से कहता है कि तुम एक लूजर हो जो कि एक बार मुझसे हार गया था और मेरे मास्टर को चैलेंज करने के बारे में भूल ही जाओ, तुम तो मुझे भी चैलेंज करने के लायक नहीं हो। हाँ की बात सुनने के बाद जो चेंसो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कुनपेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वही कुनपेंग है ना जिसके साथ मुझे लड़ाई करनी है। इतना कहने के बाद ऊपर जाते हुए हमारे कुनपेंग से कहते हैं कि चलो फाइट करते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो कुनपेंग है वो भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जो चेंसो है उसके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ जो चेंसो है उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो चेंसो है वो भी अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए जो सन है उसके पावर का इस्तेमाल कर जो कुनपेंग है उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही चेंसो का हमला कुनपेंग से टकराता है वैसे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके को देखने के बाद जो चेंसो है उसे ये लगने लगता है कि उसने कुनपेंग को काफी ज्यादा चोट पहुंचाई होगी, जिस वजह से वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम्हें कैसे लगने लगा है। और हमें लिटिल रेड को दिखाया जाता है जो कि कुनपेंग के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा हमला हो जाने की वजह से उसकी काफी ज्यादा फिक्र करने लगती है, जिसे फिक्र करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लिटिल रेड से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जो कुनपेंग है वो ठीक है। फिर हमें चेंसो को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ए जूलियन मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक्सीडेंटली तुम्हारा जो माउंट है उसे मार डाला है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उससे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारे मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि अब ह्यूमन फॉर्म में आ चुका होता है। अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाने के बाद जो कुनपेंग है वो चेनसाओ के सामने आते उससे कहता है कि जरा तुम मेरा स्पंज को तो खा लो। इतना कहने के बाद जो कुनपेंग है वो चेनसाओ के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और कुनपेंग का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस पंच के वजह से जो होली सन है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ उड़ते हुए आकर सीधा जमीन से टकरा जाता है। इतना ज्यादा पावरफुल हमला खा जाने की वजह से जो चेंसहा वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन वो किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए जो कुनपेंग उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस बात को सुनने के बाद जो कुनपेंग उससे कहते हैं कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तो कुनपेंग हो। कुनपेंग की बात सुनने के बाद जो चेंसहा उससे कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम मरे नहीं। जिस बात को सुनने के बाद जो कुनपेंग है चेंसहा को चिढ़ाते उससे कहता है कि यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम मरने वाले हो। जिस बात को सुनने के बाद जो चेंसहा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जल्दी से छलांग लगाकर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी जो सन बॉडी उसे एक्टिवेट कर लेता है। सन बॉडी को एक्टिवेट कर लेने के बाद जो चेंसहा काफी तेजी के साथ कुनपेंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखने के बाद जो कुनपेंग उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन छोटी मोटी ट्रिक से मैं डर सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो भी चेंसहा के ऊपर हमला कर देता है। जब उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी जो है फ्लो करने लगती है और हमें लिटिल रेड और मियाओ को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला चिल्ला कर जो कुनपेंग उसे मोटिवेट कर रहे होते और उसे जो चेंसहा है उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत करने के लिए कह रहे होते हैं। फिर हमें फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेंसहा लगातार कुनपेंग के ऊपर हमले किए जा रहा होता है, लेकिन जो कुनपेंग वो काफी आसानी से उसके हर एक हमले को रोकता जा रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद जो चेंसहा वो अपने मन में कहता है कि ये लड़का जितना हम फाइट कर रहे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि जो कुनपेंग है वो होली सन को बराबर की टक्कर दे रहा है। फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो चेंसहा वो कुनपेंग के ऊपर हमला करने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जिस स्वॉर्ड को बाहर निकलता हुआ देखने के बाद जो कुनपेंग है वो भी अपने फिस्ट के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे कहता है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे किसी भी तरह के वेपन की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद जो कुनपेंग को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जो चेंसहा है उसके स्वॉर्ड के ऊपर हमला करके उसकी जो स्वॉर्ड है उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देने के बाद जो कुनपेंग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने शोल्डर का इस्तेमाल कर जो चेंसहा उसके ऊपर हमला करके उसे काफी तेजी के साथ जमीन पर पटक देता है और चेंसहा जैसे आकर जमीन से टकरा जाता है वैसे आसपास की जो जमीन है वो भी शटर होना शुरू हो जाती है और कुनपेंग के इस हमले के वजह से जो चेंसहा है वही पूरी बेहोश हो जाता है। फिर हमें हमारे कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि चेंसहा को बेहोशी से जगाने के लिए नीचे आकर उसके मुंह के ऊपर मुतने लगता है और कुनपेंग का ये जो आइडिया काम कर जाता है क्योंकि इसके वजह से जो चेंसहा है बेहोशी से जाग जाता है और कुनपेंग को चेंसहा को हराता हुआ देखने के बाद जो लिटिल रेड और जो मियाओ है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो कुनपेंग है उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, लेकिन याओसेट के होलीसन को इस तरह से बेइज्जत करता हुआ देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर है कुनपेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुनपेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुनपेंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जो ग्रेट एल्डर है उससे कहता है कि तुम बूढ़े घुसट आदमी कहे कि क्या तुम सच में कुनपेंग के ऊपर हमला करने की हिम्मत दिखा रहे हो। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सबसे पहले तो उस ग्रेट एल्डर ने किए हुए हमले को रोक लेता है। उस हमले को रोक लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ाई करना चाहते हो। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये जो एजुली ने उसने हैंगिंग टेम्पल के 3 सेन को भी पूरी तरह से सप्रेस कर दिया था, यानी कि उन्हें हरा दिया था, तो फिर आखिर में इसके खिलाफ अकेला क्या कर सकता हूँ। इसलिए मुझे पूरी तरह से बहकावे में न आते हुए यानी कि गुस्सा न करते हुए इस कचरे को सबसे पहले तो यहाँ पर से लेकर जाकर एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी और जब सही समय आएगा तब एजुलिन को मैं मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने आप को शांत करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा उसके ऊपर हमला करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा, ऐसा बाद में नहीं होगा। इतना कहने के बाद जो ग्रेट एल्डर चेंसहा को उठाकर वहां पर से चला जाता है। फिर हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर जो बुरे लोग हैं वो भाग चुके हैं, क्या मैंने अच्छा काम किया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कुनपेंग के गालों को खींचते उसे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसको कि कुनपेंग के जो गाल है कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे होते, इसीलिए उन गालों को खींचते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारे जो गाल है वो सच में काफी ज्यादा बेहतर है। तभी पीछे से जो मिया है वो भी आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो कुनपेंग है वो
सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रहा है, क्या मैं भी उसके गालों को खींच सकती हूँ? मियो की ये बात सुनने के बाद जो कुनपेंग है मियो से कहता है कि कोई भी रास्ता नहीं है क्या? मेरा चेहरा कुछ ऐसा है जिसके साथ कोई भी खेल सकता है क्या? जिस बात को सुनने के बाद जो मिया है कुनपेंग से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ बड़े भैया, प्लीज मुझे अपने गालों को खींचने दीजिए। जिस बात को सुनने के बाद जो कुनपेंग है मिया से कहता है कि मुझे कुछ और बार बड़े भैया कहकर पुकारो, तब मैं सोचूंगा कि क्या करना है। जिस बात को सुनने के बाद जो मिया है वो बार बार कुनपेंग को जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उसे बड़े भैया कहकर पुकारने लगती है। और जब कुनपेंग का मन भर जाता है तब कुनपेंग मिया से कहता है कि अब ठीक है, तुम मेरे गालों को खींच सकती हो। इस बात को सुनने के बाद जो मिया है कुनपेंग के गालों को खींचने लगती है, उसके गालों को खींचते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जो गाल है सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और उन दोनों को इस तरह की हरकतें करता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पूरा सदमे में चला जाता है। और मियाओ को इतना ज़्यादा खुश देखने के बाद जो ज़ेलिन है वो अपने मन में कहता है कि लंबे समय से मियाओ को मैंने इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा है, काश वो हमेशा इस तरह से रहे। ज़ेलिन ये सब कह रहा होता है कि तभी वो फिर से खून खांसने लगता है। जिसे इस तरह से खून खांसता हुआ देखने के बाद जो मिया उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करने लगती है, उसकी तरफ आने लगती है। तभी वहाँ पर सेट के कुछ और मेंबर आकर जो सेट लीडर उससे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपकी जो कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। जिस बात को सुनने के बाद जो सेट लीडर है उस आदमी से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे और कुछ समय तक होल्ड करके रख सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा सेक मेंबर होता है वो कहता है कि यह सब उन कमीनों की वजह से हुआ है। और हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि उससे के कल्टीवेटर से कहते हैं कि क्या मेरे फादर को पॉइजन दिया गया है। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सामने आते हुए कहता है कि इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा जो डिसाइपल है वो काफी आसानी से इसके अंदर जो पॉइजन है उसे क्लियर कर देगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लिटिल ब्लैक को आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि आओ जल्दी से जो सेक मास्टर है उनके अंदर जो पॉइजन उसे पूरी तरह से क्लियर कर दो। और हमें लिटिल ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि लिटिल रेड के पीछे छुपा हुआ होता है, क्योंकि उसे सामने आने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तो इतना ज्यादा डरता हुआ देखने के बाद जो जेलिन है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नया डिसाइपल है वो लोगों के सामने आने से डरता है। फिर जो लिटिल रेड ब्लैक से कहती है कि तुम इतना भी ज्यादा नर्वस मत हो, तुम डेफिनेटली उनके अंदर जो पॉइजन है उसे निकाल सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो आगे आते हुए अपने अज़ूरी एम्परर के लॉन्गेटिविटी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो सेक लीडर है उनके अंदर से जो पॉइजन है उसे पूरी तरह से खत्म करने लगता है। और कुछ ही समय के अंदर जो लिटिल ब्लैक है सेक लीडर के अंदर जितना भी पॉइजन है उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है, यानी कि वो उन्हें डिटॉक्सिफाइड कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो जेलियन है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सच में एक मैजिक था। अपने आप को ठीक होता हुआ देखने के बाद जो जिलेन है वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो चलते हुए हमारे लिटिल ब्लैक के पास आकर उसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो भी शर्माते हुए जो जिलेन है उससे कहता है कि इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो जिलेन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आप सच में काफी ज्यादा अच्छे टीचर है, आपने अपने स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से सिखाया है और जो कि आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं इस काइंडनेस को रिपेयर करने के लिए आपके लिए एक बैंकेट होस्ट करना चाहता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जेलिन से कहता है कि अगर आप इतना फोर्स कर ही रहे तो फिर ठीक है, मैं आपके बैंकेट में जरूर आऊंगा। और जेलिन को हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बैंकेट को अरेंज करता हुआ देखने के बाद जो मिया है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर में गोंग प्रोविंस की मदद करने के लिए जो आर्मी आई थी उस आर्मी के कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो याओसिट का जो ग्रेट एल्डर होता है वो जो चेंशा है उसे हील कर रहा होता है। जहाँ पर जो चेंशा होता है वो एल्डर लू से कहता है कि एल्डर लू, मैं सच में काफी ज्यादा बड़ा कचरा हूँ, क्योंकि मैं मेरे सबसे बड़े दुश्मन के मौन से हार गया हूँ। अगर ये सारी चीजें बाहर फैल गई तो जो मेरी इमेज तैयार की है वो इमेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चेंशाओ की बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर चेंशाओ से कहता है कि आप इतनी भी ज्यादा चिंता मत करें, और इसके अलावा वो जो माउंट था वो कोई ऑर्डिनरी क्रीचर नहीं था। और जहाँ तक बात रही आपके ड्यूल की, तो आपके ड्यूल की जो बातें हैं वो यहाँ पर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। जिस बात को सुनने के बाद जो चेंशाओ है काफी ज्यादा चौंक जाता है और ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो। चेंशाओ की बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए चेंशाओ से कहता है कि आप चिंता मत करिए, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर शो चालू होने वाला है। ग्रेट एल्डर के इतना कहने के साथ ही वापस से सीन चेंज होकर में विंडो सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जिलिन ने जिस बैंकेट की बात की थी वही बैंकेट चल रहे थे, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के जो डिसाइपल्स है वो
पेट भरकर खाना खा रहे होते हैं, तभी बातों बातों में जो जिलिन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आप मेरी बेटी को पसंद करते हो, अगर आप मेरी बेटी को पसंद करते हो तो मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। फिर अपने आप को किसी तरह से शांत करते हुए जो जिलिन है उसे कहता है कि आपकी जो बेटी है वो सच में काफी ज्यादा क्यूट और काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन मैं उसे अपनी छोटी बहन के अलावा कुछ भी नहीं समझता। जिस बात को सुनने के बाद जो मिया है वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और अपने मन में कहती है कि अच्छा, तो जो यंग मास्टर वो मुझे अपनी छोटी बहन के अलावा कुछ भी नहीं मानते। और मिया के चेहरे के ऊपर जो उदासी है उसे अंकल फैन साफ साफ देख पा रहे होते हैं। जिस चीज को देखने के बाद जो अंकल फैन है वो अपने मन में कहते हैं कि बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो मिस मिया है वो इस दर्द से जल्दी उबर कर बाहर आए। इतना सोचने के बाद जो अंकल फैन है वो हमारे मेन कैरेक्टर की बार बार मदद करने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक साथ टोस्ट कर कर उस शराब को पी लेते हैं। और जैसे अंकल फैन उस शराब को पीते हैं वैसे वो अपने कपड़े उतार कर पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को 440 वोल्ट का झटका लगता है और अपने मन में कहता है कि हे भगवान, आखिर मुझे इस धरती पर और क्या क्या देखना होगा। और हमें अंकल फैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ अलग ही तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो अंकल फैन है वो होश में आते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे ये सब क्या हो रहा है, आखिर मैं मेरे बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अंकल फैन को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद वहां पर बाकी के जितने भी सेट के लोग होते हैं वो पूरा सदमे में जाते हुए कहते हैं कि क्या अंकल फैन इस तरह की भी चीजें कर सकते हैं। और जो लिटिल ब्लैक है वो कहता है कि ये पर्सन कितना ज्यादा होशियार है। और जो होंगे वो अंकल फैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। और हमें अंकल फैन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब हरकतें करते हुए वहां पर नाच रहे होते हैं। और अंकल फैन को इस तरह से करता हुआ देखने के बाद जो जिली ने उनके ऊपर चिल्लाते हैं उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, भले तुम एजुलिन के काफी ज्यादा ग्रेटफुल हो लेकिन तुम उसके सामने इस तरह का घटिया डांस कैसे कर सकते हो। जिलिन के बाद सुनने के बाद जो अंकल फैन है जिलिन से कहते हैं कि सेक मास्टर, मेरे बॉडी के ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा ही मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जिस बात को सुनने के बाद जो जिलिन है काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या क्या ये वही लोग है। जिलिन के इतना कहने के साथ ही हमें अंकल फैन की शैडो के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक से और डरावनी शैडो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भारी आवाज में कहता है कि इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो क्योंकि जो असली शो है वो तो अभी शुरू होने वाला है। उस डार्क शैडो के इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनके भी बॉडी के ऊपर उनका कंट्रोल पूरी तरह से हट जाता है और वो भी अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। कोई किसी को पीट रहा होता है तो कोई नंगा नाच कर रहा होता है। और वहां पर जो कुछ भी चीजें हो रही थी उन सारी चीजों को देखने के बाद जिलियन को इसके पीछे कौन है उसका पता लगाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। इन सारी चीजों के पीछे जो नेदर एबेसिस के 3 मेजर क्लैन थे उसमें से जो शैडो क्लैन है वो था। जिलियन को इतनी आसानी से अपने बारे में पता लगाता हुआ देखने के बाद जो शैडो क्लैन का मेंबर है वो बाहर आते हुए जो जिलियन है उससे कहता है कि शेख मास्टर, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लोगे। फिर हमें शैडो के बारे में बताया जाता है वो नेदर एबेसिस के शैडो क्लैन का किंग होता है जो कि अभी भी ट्रिबुलेशन रिलम पर होता है। शैडो क्लैन के किंग को वहां पर देखने के बाद जो जिलियन है चिल्लाते उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे विंडो सेट के अंदर आकर तुम मेरे विंडो सेट को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो। जिलियन के बाद सुनने के बाद जो शैडो किंग होता है वो काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से हंसते हुए अपने जो बाकी के साथी उनसे कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ। शैडो किंग के बाद सुनने के बाद जो जिलियन काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया होता कि जो शैडो किंग है और जो बाकी के एबेसिस के क्रीचर है वो सीधा विंडो सेट के अंदर घुसकर ही उनके ऊपर हमला कर देंगे। शैडो किंग के इतना कहने के साथ ही वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिस पोर्टल के अंदर से जो नेदर एबेसिस का डार्क लियन होता है उसका जो किंग है वो बाहर निकलता है जो कि पीक ट्रिबुलेशन रिलम पर होता है। बाहर आ जाने के बाद जो डार्क किंग होता है जिलिन से कहता है कि तो तुम कैसे हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, पिछली बार मैंने तुम्हें जो पॉइजन दिया था क्या तुमने उस पॉइजन को एंजॉय किया। डार्क किंग को वहां पर देखने के बाद जो जिलिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम पहले से ही अंदर आ चुके थे लेकिन तुम आखिर अंदर कैसे आए। जिलिन के बाद सुनने के बाद जो डार्क किंग है जिलिन से कहता है कि ऑफ कोर्स अंदर घुसने के लिए हमारी जो है वो तुम में से किसी ने मदद की है। जिस बात को सुनने के बाद जो जिलिन है काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसका जो सबसे पहला शक है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही पड़ जाता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जो इमेज है वो याहुआ शेख ने और जो हैंगिंग टेम्पल है उसने काफी ज्यादा खराब की होती है जिसके वजह से जिलिन का जो पहला शक है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही पड़ता है। लेकिन वो सीधा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा पाता क्योंकि उसने ही उसे खाने पर बुलाया होता
है। फिर हमें विंडो सीट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंडो सीट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो जो यहोवा सीट का ग्रेट एल्डर और जो चेंशिया वो सारी चीजें देख रहे थे। अंदर जो कुछ भी हो रहा था उन सारी चीजों को देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार ये शुरू हो ही गया। फिर जो ग्रेट एल्डर है होली सन से कहता है कि आप अपना रिवेंज लेना चाहते थे ना, तो आपका जो रिवेंज का रास्ता है वो शुरू हो चुका है। एल्डर लू की ये बात सुनने के बाद जो चेंशिया वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। एल्डर लू से कहता है कि क्या इस सारी चीजों के पीछे एल्डर लू आप ही ने नेदर एबेसिस के क्रीचर के साथ हाथ मिलाकर उन्हें ही वेंडाउ सेट के ऊपर हमला करने के लिए कहा। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर लू है चेंशो से कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। जिस बात को सुनने के बाद जो चेंशो का काफी ज्यादा चौंक जाता है और उनसे कहता है कि आपने नेदर एबेसिस के क्रीचर्स के साथ हाथ मिलाकर जो ह्यूमन रेस है उनके खिलाफ गद्दारी की है। अगर इसके बारे में यहोवा सेट के सेल्ट लीडर को पता चलेगा तो आप उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चेंशो के बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है वो चेंशो से कहता है कि तो फिर आखिर हमारा सेट कितने समय से नंबर 1 पोजीशन पर है। जिस बात को सुनने के बाद जो चेंशो पूरा सदमे में चला जाता है, उसे वो सारी चीजें साफ साफ पता चल जाने लगती है कि जो यहोवा सेट है वो कई समय से जो नेदर एबेसिस की क्रीचर है उनके साथ मिला हुआ है, जिसके वजह से ही जो यहोवा सेट है वो इतने समय से ईस्टर्न रीजन का नंबर 1 सेक्टर है। फिर जो ग्रेट एल्डर चेंशो से कहता है कि चेंशो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर अमन सेट को ये सारी चीजें करने क्यों पड़ी, और जब तुम्हें इन सारी चीजों का पता चल जाएगा तब तुम्हें इन चीजों पर भी विश्वास हो जाएगा कि जो हमने जो कुछ भी किया वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही है। जिस बात को सुनने के बाद जो चेंशा वे ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या आपने ही राइटियस अलायंस के कमांडर के तौर पर मुझे अपॉइंट किया था। जिस बात को सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर है वो चेंशा से कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने जो कुछ भी अभी तक किया है वो सारी की सारी चीजें हमारे प्लान के अनुसार ही थी, और अभी तक तुम नेदर एबेसिस के क्रीचर समझकर जिन जिन लोगों के साथ लड़ाई कर रहे थे वो नेदर एबेसिस के क्रीचर नहीं बल्कि एलियन आर्मीज थी। एल्डर लू की ये सारी बातें सुनने के बाद जो चेंशो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि पहले तो एजुलियन ने मेरे साथ खिलवाड़ किया, अब मेरे लोग मेरे साथ खेल रहे हैं। आखिर सारे लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते, आखिर मैंने क्या गलती की है। फिर जो ग्रेट एल्डर है वो होलिसन से कहता है कि तुम फेम और फॉर्चून को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हो। फेम और फॉर्चून ए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ए है कि तुम कितनी ज्यादा हायर पोजीशन तक जा सकते हो। ग्रेट एल्डर के बात सुनने के बाद जो चेंशो है ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप ये चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ आपके बुरे कामों में हाथ बटाऊं। चेंशो के बात सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर चेंशो से कहता है कि नेदर एबेसिस के क्रीचर्स के साथ कोऑपरेशन करना या हमारी यहोवा सेट की जो पावर है उसके पीछे का एक डार्क सीक्रेट है। इस ह्यूमन रेस के साथ राइटनेसनेस करते रहना कुछ काम नहीं आएगा, और इसके अलावा इस दुनिया में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर हम इसकी तैयारी नहीं करते हैं तो हमारे यहोवा सेट की लेगेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और होलिसन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तुम आखिर उस पोटेंशियल का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोग होंगे जो कि तुम्हें एडमायर करेंगे, लेकिन तुम्हारा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ने का है। इसीलिए छोटी सी दुनिया में क्या रखा है, तुम्हें छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना होगा और दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी उसे समझना होगा। अब मुझे तुम्हें जो कुछ भी बताना था वो सारी चीजें बता दी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। इतना कहने के बाद जो ग्रेट एल्डर काफी तेजी के साथ वहां पर से चला जाता है। फिर वहां से सीन चेंज रोका में डार्क किंग को दिखाया जाता है जो कि यूएन पिल को खा लेता है। जैसे वो यूएन पिल को खा लेता है वैसे उसकी जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उन लोगों को वहां पर आकर इस तरह से तबाही मचाता हुआ देखो चिल्लाता हुआ देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डार्क एबेसिस के लोगों से कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर किसी भी तरह के मैनर्स नहीं है, क्या देख नहीं रहे हो कि मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद जो डार्क किंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा घमंडी इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, और अब जो कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो तो फिर ठीक है, विंडो सीट के लोगों को खत्म करने की जो शुरुआत है वो मैं तुमसे कर लूंगा। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देते हुए जो सिस्टम है उससे कहता है कि सिस्टम के तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है तो मुझे जल्दी से चेक इन रिवॉर्ड दे दो। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि होस्ट मुझे माफ कर देना कि आपको रिवॉर्ड देने में थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन ठीक है मैं आपको रिवॉर्ड दे देता हूँ। इतना कहने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर की जो चैंगुअर स्वॉर्ड है उसे अपग्रेड करते हुए इमोर्टल आर्टिफैक्ट बना देता है। और सिस्टम की सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है कि तुम हाल ही में मुझे जो
रिवॉर्ड मिलने वाले थे वो सारे रिवॉर्ड लेने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर रहे हो? क्या तुम मेरे मुसीबत में पड़ने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि तुम मेरे फ्यूनरल को अटेंड कर पाओ? जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? अगली बार मैं डेफ़िनेटली तुम्हें सही समय पर रिवॉर्ड दूँगा। लेकिन तब भी हमें इस डार्क किंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को ख़त्म करने के लिए उसके काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुका होता है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने चैंगो स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपनी स्वॉर्ड को उस डार्क किंग के छाती के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से जो डार्क किंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे पास तो एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है। डार्क किंग की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डार्क किंग से कहता है कि अगर मुझे कोई खाना खाते हुए परेशान करता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तुमने तो अपने सारे हदें पार कर दी थी, तो फिर आखिर में तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डार्क किंग के ऊपर हमला कर जो डार्क किंग है उसे 2 हिस्सों में काट देता है और इसी के साथ में जो डार्क किंग है उसका काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में इमॉर्टल लेवल के आर्टिफैक्ट को देखने के बाद जो गोस्ट किंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर इस जैसा डिवाइन आर्टिफैक्ट ईस्टर्न रीजन में कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जैसे लेजेंडरी इमॉर्टल को मैं अपनी जिंदगी में कभी भी देख पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों में लेजेंडरी इमॉर्टल आर्टिफैक्ट होने के बावजूद भी तुम हमें नहीं हरा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 10 से भी ज्यादा कंजम्पशन ट्रिबुलेशन रिलम के कल्टीवेटर है। शैडो किंग की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उससे कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है कि इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर शैडो किंग के ऊपर हमला कर को शैडो किंग को भी वहीं पर ही खत्म कर देता है। और हमें होंग को दिखाया जाता है जिसे अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक इमॉर्टल लेवल का आर्टिफैक्ट भी और हमारे मेन कैरेक्टर ने उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए जो कंजम्पशन ट्रिबुलेशन लेवल वाला कल्टीवेटर है उसे भी खत्म कर दिया है। फिर हमें बाकी के शैडो किंग और डार्क किंग के लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हम साथ मिलकर इसके साथ लड़ाई करेंगे तो हम जीत जाएंगे, लेकिन ये उन लोगों की गलतफहमी होती है जिनकी की गलतफहमी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ही समय के अंदर दूर करने वाला है। लेकिन वो गलतफहमी दूर करने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि आज तुम में से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ पर से नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने कैंगन ट्रिबुलेशन लाइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर बचे हुए जितने भी डार्क क्लैन और शैडो क्लैन के जितने भी मेंबर्स है उनके ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ वहां पर जितने भी लोग हैं वो मारे जाते और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला वहीं पर नहीं रुकता और काफी तेजी के साथ बाहर की तरफ भी आने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है उसी डायरेक्शन में जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी होता है। उस हमले को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से जो चेंसॉ है उसे लेकर काफी तेजी के साथ वहां पर से भागने लगता है। जिस इस तरह से भागता हुआ देखने के बाद जो चेंसॉ है ग्रेट एल्डर से कहता है कि एल्डर अभी क्या हुआ? चेंसॉ के बाद सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर चेंसॉ से कहता है कि इस लाइट के कांटेक्ट में बिल्कुल भी मत आना। अगर तुम इस लाइट के कांटेक्ट में आए तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि ये कोई मामूली लाइट नहीं बल्कि इमॉर्टल वेपन के अंदर से निकली हुई एक लाइट है। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड लाइट को दिखाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में चारों तरफ फैलने लगती है। जिस स्वॉर्ड लाइट को देखने के बाद लोगों को ये पता चल जाता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल स्वॉर्ड का जन्म हुआ है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है, उसे भी वो हमारे मेन कैरेक्टर के स्वॉर्ड से निकली हुई लाइट दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो जो बूढ़ा आदमी वो कहता है कि आज से जो ईस्टर्न रीजन के कल्टीवेटर्स है उन्हें पता चल जाएगा कि एक स्वॉर्ड की सिंगल स्ट्राइक क्या होती है। और ये जो विजन है वो विजन जिन जिन कल्टीवेटर्स ने देखा है वो अपनी जिंदगी में कभी भी इस विजन को नहीं भूल पाएंगे। और आगे के आने वाली जो जनरेशन है वो इस विजन को जो 14 प्रोविंस है उन्हें पूरी तरह से ठंडा कर दिया था ऐसा कहेंगे। फिर वहां से सीन चेंज होकर फिर से हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने कि एक ही हमले के साथ वहां पर आए हुए जितने भी डार्क क्लैन और शैडो क्लैन के मेंबर्स होते हैं उन्हें खत्म कर दिया था। उन सारे लोगों को खत्म कर देने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चिल अंदाज में जिलिन से कहते हैं कि चलो बैंकेट को चालू रखते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो जिलिन है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कह नहीं पाता क्योंकि उसने हमारे मेन कैरेक्टर की पावर का छोटा सा नमूना देख ही लिया था। और इसी तरह से कुछ समय तक वो जो बैंकेट है वो चलता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खाना खाता है और उसके जितने भी डिसाइपल है वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो बैंकेट है खत्म हो चुका होता है, यानी कि उन लोगों का खाना खाना कंप्लीट हो चुका होता है। खाना खाने के बाद वो जो लोग है वो अपने खून पेन पर बैठकर वहां पर से वापस चले जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के वापस से जाने के बाद जो जीली ने मिया से कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी, किसी भी हाल में इस आदमी को परस्यू
करना होगा, यानी कि इस आदमी को पाना होगा। हालाँकि इसे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। शायद आगे चलकर ये तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। जिस बात को सुनने के बाद जब मैं आई, जिलिन से कही थी कि मैं उसे परस्यू नहीं करना चाहती, लेकिन जब तक कि मैं उसके साथ खड़े रहकर उसकी मदद कर सकती हूँ, तब तक ही मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। फिर हमें सीधा 3 दिनों के बाद जो याहुआ सेठ का मेन हॉल है, उस मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर याहुआ सेठ के जितने भी डिसाइपल्स हैं, वो सारे डिसाइपल्स हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ही शॉर्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए जो नेदर एबेसिस का शैडो क्लैन और जो डार्क क्लैन था, उनके सारे के सारे मेंबर्स को खत्म कर दिया है। मेन हॉल के अंदर ये सारी बातचीत चल रही होती है कि तभी हमें याहुआ सेठ का जो फॉरबिडन एरिया उस जगह पर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रेट एल्डर है वो चेनशाओ को लेकर आए होते हैं। जिस जगह पर आने के बाद जो चेनशाओ है एल्डर लू से कहते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि आखिर याहुआ सेठ के पास इस तरह की जगह क्यों है जिसके के अंदर डेथ का ऑरा समाया हुआ है। फिर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हुए जो चेनशाओ उससे कहता है कि मुझे कुछ भी मत पूछो, जो चीजें पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसके वजह से मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो चेनशाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या इम्पोर्टेंट लोग। चेनशाओ कितना कहने के साथ ही जो चेनशाओ और जो ग्रेट एल्डर है वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो याहुआ सेठ का जो एक लीडर होता है वो खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद जो चेनशाओ जल्दी से उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहता है कि आखिर हमारे याहुआ सेठ के अंदर इस जैसी जगह क्यों है। चेनशाओ को वहां पर देखने के बाद जो याहुआ सेठ का एक लीडर है वो चेनशाओ से कहता है कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी होली सन्स हुए, उनमें से सिर्फ तुम एकलौते ऐसे होली सन हो जो कि यहाँ पर आने के लिए क्वालिफाइड हो। सेक्ट लीडर के बात सुनने के बाद जो चेनशाओ है वो अपने मन में कहती है कि ये जो जगह हो कितनी ज्यादा मिस्टीरियस है, हम आगे क्या करने जा रहे हैं, मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। चेनशाओ के इतना कहने के साथ हमें से एक लीडर के पीछे एक पोर्टल को खुलता हुआ दिखाया जाता है। जैसे वो पोर्टल खुलता है तो हमें इस पोर्टल के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ी आग को दिखाया जाता है, जो कि चेनशाओ की तरफ ही देख रही होती है। जिस आग को देखने के बाद जो चेनशाओ काफी ज्यादा डर जाता है।